विनाशकारी जादूगर सी 271 अध्याय 271 271। यह अध्याय बेहतर व्याकरण और प्रारूपण के साथ प्रस्तुत है। अध्याय 271 पृथ्वी का हृदय, पौधों का स्वामी। पृथ्वी के केंद्र की प्रतिकृति का भूभाग एक घाटी या एक विशाल गुफा के रूप में देखा जा सकता था। जंगल अंत तक बिना किसी मोड़ के सीधा था। अंदर मौजूद राक्षसों के प्रकार विचित्र थे और वे सभी विभिन्न जानवरों के उत्परिवर्तित रूप प्रतीत होते थे, बड़े हुए आकार, कठोर त्वचा और ताकत से भरपूर। लिन मोयू ने कंकाल योद्धाओं को निर्देश दिया कि वे हर कोने में छिपे राक्षसों को एक बार में 10-10 करके बाहर निकालें। फिर वह ध्यान केंद्रित करके मू जियानलियन को समूह संग्रह तकनीक का उपयोग करने देता, जिसके बाद वह उन्हें खत्म कर देता। ऐसा करके उसने अपनी कमाई को सीधे दोगुना कर लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से थोड़ा और परिचित हो गए। मू जियानलियन में शर्मीलेपन के अलावा कोई कमी नहीं दिख रही थी। जाहिर है, वो 59वें स्तर पर थी और अब उन भोली भाली लड़कियों में से नहीं थी। इसका सीधा सा कारण था साधारण अनुभव। उसका स्वभाव और सोच भी बिल्कुल सरल थी, मानो एक कोरा कागज हो। राक्षसों का एक और समूह समाप्त हो गया और कंकाल योद्धा नए राक्षसों को पकड़ने के लिए निकल पड़े थे। मू जियानलियन को अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। दूसरी लहर से ही वह लिन मोयू की इस समूह हत्या शैली के अनुकूल ढल चुकी थी। युद्ध वृत्ति प्रतिभा ने इसमें अहम भूमिका निभाई, जिससे मू जियानलियन को युद्ध में उत्कृष्ट अनुकूलन क्षमता प्राप्त हुई। चलते चलते लिन मोयू ने पूछा, तुम लोगों ने मेरे लिए समाधि क्यों लगाई? मू जियानलियन ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, उस समय आपने जानबूझकर प्राचीन लुवान पक्षी को बहला फुसलाकर दूर भेज दिया और हमारी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। हमने दूर से ही विस्फोट देखा और दूर होने के बावजूद उसकी शक्ति को महसूस किया। हमें लगा कि आप शायद बच न पाए। आपकी याद में आपको एक समाधि पत्थर समर्पित किया गया है। तर्कसंगत ढंग से कहें तो लिन मोयू इसे नकार नहीं सका। ठीक है, बात यही खत्म होती है। वैसे भी कब्रों के पत्थर तो मलबे में बदल चुके थे और शायद अब तक सब गायब हो चुके थे। मामला यही समाप्त होता है। राक्षसों की एक और लहर को खींच लिया गया और मू जियानलियन ने पूरी निष्ठा से अपना काम पूरा किया। लिन मोयू ने बड़ी कुशलता से राक्षसों का सफाया किया और तेजी से पृथ्वी के टुकड़े एकत्र किए। पलक झपकते ही 1000 पृथ्वी के टुकड़े जमा हो गए। कॉपी में प्रवेश करने के बाद से केवल 2 घंटे ही बीते थे। ये वाकई बहुत कुशल है, आश्चर्यजनक रूप से। पृथ्वी के 1000 टुकड़े आपस में जुड़कर पृथ्वी के रंग के प्रकाश के बादल में परिवर्तित हो गए और अंततः एक साधारण दिखने वाले पीले पत्थर में बदल गए। पीले पत्थर से एक सूक्ष्म मिट्टी जैसी आभा निकल रही थी, जो तीव्र नहीं थी, लेकिन विचित्र थी। पृथ्वी का हृदय, पृथ्वी नाइट में परिवर्तित होने के लिए एक आवश्यक वस्तु। लिन मोयू कई विशुद्ध मौलिक रत्नों के संपर्क में आ चुका था, लेकिन पृथ्वी का हृदय उसे अलग लगा। ये शुद्ध तत्वों से नहीं बना था और इसके भीतर किसी प्रकार की विचित्र ऊर्जा प्रतीत हो रही थी। वह ऊर्जा मानो जानी पहचानी सी थी। कुछ क्षणों के सावधानीपूर्वक स्मरण के बाद उसे एहसास हुआ, स्थानांतरण में प्रयुक्त ऊर्जाओं से इसमें कुछ समानता है। पृथ्वी का हृदय वास्तव में एक पैलाडिन को अर्थ नाइट में परिवर्तित होने में मदद कर सकता था, और यहां तक कि उसके दूसरे रूपांतरण के दौरान पैलाडिन के करियर में उन्नति होने की संभावना को भी बढ़ा सकता था। इसके द्वारा मानव जाति के लिए एक बार फिर अर्थ नाइट्स को जन्म देना संभव हो गया था। मू जियानलियन की बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। ये पृथ्वी का हृदय है। मैंने सुना है कि पृथ्वी के योद्धा शक्तिशाली हो सकते हैं। क्या तुमने इसे देखा है? लिन मोयू ने पूछा। मू जियानलियन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसे कभी देखा नहीं है, लेकिन किताबों में इसके बारे में पढ़ा है। उसमें लिखा है कि अर्थ नाइट, नाइट वर्ग के पेशों में सर्वोच्च स्थान रखता है, होली लाइट नाइट और एलिमेंटल नाइट से भी अधिक शक्तिशाली। यहां तक कि ड्रैगन रेस के ड्रैगन नाइट भी इसके सामने कुछ नहीं है। ड्रैगन नाइट, ड्रैगन जाति में सबसे शक्तिशाली शूरवीर वर्ग है और इनकी संख्या भी आश्चर्यजनक रूप से कम है। दोनों के बीच पहले भी झड़प हो चुकी है, जिसमें अर्थ नाइट विजयी रहा था। इसी से अर्थ नाइट को सबसे शक्तिशाली शूरवीर का दर्जा प्राप्त हुआ। लिन मोयू ने दूर तक देखते हुए कहा, शायद भविष्य में इसे अपनी आंखों से देखने का मौका मिले। किताबों में हमेशा तस्वीरों का अभाव रहता है, आंखों से देखने जैसा आनंद कहीं और नहीं मिलता। लिन मोयू भी पृथ्वी योद्धा की भव्यता को देखने के लिए उत्सुक थी।
घाटी का अंत होते ही भीषण गर्मी की लहरें हवा के झोंकों के साथ टकरा उठी। झुलसा देने वाली गर्मी और चारों ओर फैली तीखी गंध वाले सल्फर के कारण हवा और भी धुंधली हो गई। चारों ओर लाल और पीला रंग छाया हुआ था, मानो पीली धुंध छाई हुई हो। घाटी अंत में एक चट्टान में तब्दील हो गई। लावा नीचे बह रहा था, मानो सचमुच पृथ्वी के केंद्र में आ गया हो। नीचे देखने पर पता चलता है कि धरती बहते हुए लावा से भरी हुई है और लावा के बीच से जलधाराएं बह रही हैं। लावा की गर्मी से जलधाराएं उबल रही थीं और जो कुछ बह रहा था वह उबलता हुआ पानी था। पानी और लावा के आपस में गुथे होने का यह अद्भुत दृश्य दोनों के सामने प्रकट हुआ। बहुत ही अद्भुत। मु जियानलियन आश्चर्य से एक और विस्मय बोधक शब्द कहने से खुद को रोक नहीं पाई। लिन मोयू ने ये सब देख लिया था। इस लड़की की हैरानी भरी चीखों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ऊपर से यह बात भी मुझे परेशान कर रही है कि हालात ज्यादा देर तक बेहतर नहीं रहेंगे। लिन मोयू की निगाहें बिजली की तरह तेज थीं और उनकी शक्तिशाली आत्मा ने उन्हें अपनी दृष्टि से परे की छवियों को महसूस करने की शक्ति दी। लावा के बीच बिखरे हुए काले बिंदु दिखाई दे रहे थे। ये काले बिंदु भीतर छिपे हुए राक्षस थे। लावा और जलधाराएं आपस में गुंथी हुई दूर तक बह रही थी। चारों ओर देखने पर ऐसा लग रहा था मानो हजारों मीटर दूर एक और लावा का झरना हो। पीले कोहरे के कारण उसे पूरी तरह से देखना संभव नहीं था। पलक झपकते ही कंकाल योद्धा नीचे की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि यह केवल एक दुर्लभ स्तर की प्रतिकृति थी, लेकिन इसके भीतर मौजूद राक्षस उसके लिए बहुत शक्तिशाली नहीं थे। लिन मोयू ने अपने मन में सतर्कता नहीं छोड़ी। अगर मु जियानलियन का अस्तित्व न होता तो अब तक वह पृथ्वी के हृदय के लिए आवश्यक सामग्री का आधा हिस्सा ही जुटा पाता। शेष सामग्री लावा और उबलते पानी के इस आपस में गुथे हुए संसार से ही प्राप्त करनी होगी। यह प्रतिलिपि के दूसरे भाग का हिस्सा है और कठिनाई बढ़ती जाएगी। पृथ्वी का हृदय प्राप्त करना इतना आसान नहीं होना चाहिए था, अन्यथा मानव जाति के पास मौजूद पृथ्वी का हृदय इतना दुर्लभ न होता। कंकाल योद्धा अभी नीचे की ओर भागा ही था कि अचानक लावा से एक तंबू निकला। वह तंबू कंकाल योद्धा के चारों ओर लिपट गया और उसे सीधे लावा में खींच ले गया। गति इतनी तेज थी कि लिन मोयू भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। कंकाल योद्धा लावा से झुलस गया और उसने सहज ही पलटवार किया। ये रहा वह अध्याय जिसमें व्याकरण में सुधार किया गया है। विशाल तलवार लगातार कंकालों की तंतुओं पर लग रही थी, जिससे वे घायल तो हो रहे थे, लेकिन और भी कसकर लिपट रहे थे। कंकाल योद्धा अपने हर वार में जबरदस्त शक्ति लगा रहा था, जिससे आग के खंभे उठ रहे थे। लावा में से आग के खंभे 10 मीटर से भी अधिक ऊंचे आकाश की ओर उठ रहे थे। उनकी शाखाएं लगातार कांप रही थीं, मानो टूट जाएंगी, लेकिन वे टूटी नहीं। ये कैसा भयानक जीव है! ये लावा के नीचे छिपा हुआ था और नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी तंतुओं ने कंकाल योद्धा को बुरी तरह जकड़ लिया और उसे धीरे धीरे नीचे की ओर घसीटते हुए ले जा रही थी। आसपास के कुछ कंकाल योद्धा दौड़ पड़े। वाह! भारी मात्रा में लावा और सल्फर से भरा उबलता पानी एक साथ फट पड़ा और बड़ी संख्या में टेंटेकल्स फिर से फैल गए और आसपास के सभी कंकालों को लावा में खींच ले गए। लिन मोयू ये सब देख रहा था और उसका दिल बेचैन हो गया। एक विचफाइंडर जनरल तेजी से दौड़ता हुआ निकल गया। और सच में, जैसे ही विच डेमन जनरल लावा के किनारे तक पहुंचा, एक और टेंटेकल ने उसे खींचकर लावा के अंदर ले गया। लिन मोयू ने कंकालों को प्रतिरोध बंद करने और तंतुओं द्वारा खींचे जाने देने का आदेश दिया। असंख्य तंतुओं ने चुड़ैल दानव सेनापति और लगभग 100 कंकाल योद्धाओं को लावा के नीचे घसीटते हुए आगे बढ़ा दिया। तंतुओं की गति इतनी तीव्र थी कि उन्होंने पलक झपकते ही 1000 मीटर की दूरी तय कर ली। लिन मोयू के मन में लावा के नीचे के क्षेत्र का एक स्थलाकृतिक मानचित्र उभर आया। लावा के नीचे घुमावदार रास्तों का एक जाल बिछा हुआ था। लावा के बीचों बीच कई राक्षस भी मौजूद थे। ये राक्षस मछली या सांप जैसे दिखते थे और उनमें से अधिकतर लगभग 2 मीटर लंबे थे और लावा में स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते थे। जैसे ही कंकाल योद्धाओं को उनके पास से घसीटा गया, वे झुंड बनाकर हमला करने लगे। उनकी आक्रमण शक्ति बहुत प्रबल थी और लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि उनकी शक्ति का स्तर 50,000 से 60,000 के बीच होना चाहिए। यह उन राक्षसों से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिन्हें पहले ही नष्ट किया जा चुका था। घसीटे जाते हुए भी डायन दानव सेनापति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। उसके शरीर और कंकाल योद्धा दोनों से लगातार सफेद प्रकाश निकल रहा था
और उसके घाव लगातार भर रहे थे। कुछ समय के लिए खतरे का कोई नामोनिशान नहीं था। कुछ ही सेकंडों के अंतराल के बाद लिन मुयू अंततः तंतुओं के स्वामी से मिली। लावा में एक विशाल अद्वितीय फूल खिल उठा था। ये उसके 4.8 प्रकंद थे जो उसके नीचे से घनी रूप से फैले हुए थे और लावा से भरी धरती पर फैले हुए थे। उसके ऊपर एक लावा का झरना था जिस पर लावा बरस रहा था और उसे सींच रहा था। एक शाकाहारी बॉस। यह तो दुर्लभ दृश्य है। चल दर, लिन मोयू ने आगे बढ़कर छलांग लगाते हुए कहा। मु जियानलियन भी उसके पीछे पीछे कूद पड़ी। लिन मोयू के कार्रवाई करते ही वापस घसीटे गए कंकाल योद्धाओं ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कौशल, उन्मादपूर्ण प्रहार। अचानक एक जबरदस्त हमला हुआ जिससे शरीर से जुड़ी हुई तंतुओं की शाखाएं कट उठी। लावा आसमान में उछला, कई मीटर ऊंचाई तक पहुंचा और आग की लपटें बरसने लगी। आग धरती पर बरसी और भयंकर रूप से फैल गई। अंत में ये गंधकयुक्त पानी के एक कुंड में जा गिरी जिससे भारी मात्रा में पीला धुआं उठ खड़ा हुआ। कंकाल योद्धा अपनी जंजीरों से मुक्त हो रहे थे और इस प्रक्रिया में वे विचफाइंडर जनरल को भी ऊपर खींच लाए। बड़ी संख्या में राक्षस लावा से बाहर निकले। उनके निचले शरीर पर एक छोटा सा पैर उगाया था जिससे वे लावा से बाहर भी आसानी से चल फिर सकते थे। वे कंकाल योद्धा और विच डेमन जनरल का पीछा करते हुए उन्हें काटने लगे। उनके दांत इतने नुकीले थे कि काटते समय धातु जैसी आवाज आती थी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 272। अध्याय 272। अध्याय 272। पृथ्वी के हृदय के 3 टुकड़े। आगे प्रकाश है। राक्षस बेकाबू हो गए, कंकालों का पीछा करते हुए उन्हें काटने लगे। लावा से घनी तंबूनुमा जड़ें निकली और कंकालों पर चाबुक की तरह वार करने लगी। हजारों तंबूनुमा तने थे जो अविश्वसनीय रूप से तेज गति से हमला कर रहे थे। लगभग हर कंकाल पर हर सेकंड दर्जनों हमले हो रहे थे। सौभाग्य से हमले ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे और चुड़ैल दानव सेनापति अपनी पूरी शक्ति बनाए रखने में सक्षम था। कंकाल योद्धाओं ने जवाबी हमला किया। उनकी विशाल तलवारें तेजी से नाचती हुई उनका पीछा कर रही विशालकाय मछलियों को एक एक करके मार गिराया। हत्या, पृथ्वी के टुकड़े का अधिग्रहण। लिन मोयू को संदेश मिला, एक 55वें स्तर का राक्षस। ये शक्तिशाली नहीं था, मुख्य क्षेत्र के राक्षसों के मुकाबले कहीं भी नहीं। बस बात ये थी कि कंकाल योद्धा उन्हें उतनी तेजी से नहीं मार पा रहे थे। जब तक वह वहां पहुंचा, उसने उनमें से दर्जनों को मार डाला था, जिसके कारण लिन मोयू के दर्जनों पृथ्वी के टुकड़े नष्ट हो गए। उसने मुख्य राक्षस पर एक परीक्षण मंत्र का प्रयोग किया। लिन मोयू को पौधों से बने मुख्य राक्षसों में बहुत रुचि थी। अर्थ फ्लावर कुलीन नेता, रैंक 56 शक्ति, 80,000 फुर्ती, 20,000 आत्मा, 20,000 शरीर का द्रव्यमान, 120,000 कौशल, प्रहार, पराग, पुनर्जनन विशेषताएं। अग्नि से प्रतिरक्षा, मौलिक क्षति में 50% की कमी, भौतिक क्षति में 50% की कमी। पता चला कि वह कोई बॉस नहीं बल्कि एक अल्फा स्तर का राक्षस था। कुल 240,000 गुणों के साथ वह उसी स्तर के बॉस की तुलना में काफी कमजोर था। आखिर एक 55वें स्तर का लॉर्ड क्लास बॉस 300,000 गुणों तक पहुंच सकता है। लिन मोयू के कुछ और कहने की जरूरत के बिना ही मु जियानलियन दौड़कर उसके पास पहुंच गया। कौशल, समूह एकत्र करना। कौशलों की बौछार हुई और पृथ्वी फूल समेत सभी राक्षसों पर जा गिरी। पृथ्वी फूल ने तुरंत कंकाल योद्धा पर हमला करना छोड़ दिया और उसकी असंख्य तंतुओं ने एक साथ मु जियानलियन पर वार किया। उसी समय पृथ्वी अग्नि मछलियां भी झुंड में मु जियानलियन की ओर दौड़ पड़ी। मु जियानलियन चौंककर चीख उठा और पीछे की ओर गिर पड़ा। तंतुओं की गति बहुत तेज थी और वे मु जियानलियन के शरीर पर झपट रही थी। कंकाल कवच चमक उठा और सभी हमलों को रोक दिया। मु जियानलियन को कंकाल कवच की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ और वह पीछे मुड़े बिना लिन मोयू की ओर दौड़ पड़ा। लिन मोयू को यह देखकर हंसी आ रही थी। एक लेवल 59 पेशेवर योद्धा होने के नाते, जिसने इस प्रकार के राक्षसों से कई बार लड़ाई की थी, उसकी हिम्मत इतनी कम कैसे हो सकती थी। लाल बत्ती थोड़ी सी चमकी और सामने के सभी राक्षस एक विनाशकारी अभिशाप से घिर गए। इसके बाद एक जानी पहचानी धमाके की आवाज सुनाई दी। शरीरों के बिखरने से अर्थ फायरफिश लगभग तुरंत ही मर गई। अर्थ फ्लावर भी बुरी तरह से नष्ट हो गया। उसकी कई पंखुड़ियां लावा में गिर गईं। अर्थ फ्लावर क्रोधित हो गया और पूरी लावा धरती कांप उठी।
अनगिनत टेंटिकल्स जमीन के नीचे से बाहर निकल आए। 1000 मीटर के दायरे में लगभग एक टेंटिकल्स की दुनिया बन गई थी। टेंटिकल्स आसमान में फैल गए। 100 टेंटिकल्स आपस में उलझकर मोटी लताओं में बदल गए और पहले से कहीं अधिक शक्ति से भर गए। कंकाल योद्धा झुंडों में दूर जा गिरे। मुझे पता ही नहीं चला कि इनका संयोजन हो रहा है। इनकी आक्रमण शक्ति बहुत बढ़ गई है। लिन मोयू ने कंकाल योद्धा को हुए नुकसान को भांपते हुए प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति का अनुमान लगाया। ये सच है कि विलय पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। कंकालों ने तुरंत पलटवार किया, अपनी बड़ी तलवारें उठाईं और लताओं को काट डाला। कंकाल जादूगरों के कौशल ने भी पृथ्वी फूल पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। जब तक शरीर मृत है, ये तंतु स्वाभाविक रूप से निर्जीव वस्तुएं हैं। जैसे ही पृथ्वी फूल फटा, सैकड़ों और पृथ्वी अग्नि मछलियां लावा से निकलकर गंधकयुक्त पानी में कूद गईं। इतने सारे राक्षसों का एक साथ प्रकट होना और आकाश में चारों ओर उड़ती हुई तंतुमय लताओं ने एक बार फिर डरपोक मू जियानलियन को पसीने से तर कर दिया। ये केवल दुर्वप्न स्तर के राक्षस थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक थी। अगर केवल 6 लोगों की टीम आती है तो उन्हें मौत के मुंह में भेजने से कोई फर्क नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए इससे निपटने के लिए कम से कम 18 लोगों की टीम की आवश्यकता होगी, यदि संभव हो तो इससे भी अधिक। पिछले अनुभव के आधार पर 18वीं कक्षा की टीम ही अंतिम लक्ष्य है। पृथ्वी के कोर की प्रतिलिपि में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, इसलिए अधिक लोगों को अंदर भेजना पूरी तरह से संभव था। जहां तक 2 लोगों के प्रवेश की बात है, वे इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जब लिन मोयू और मू जियानलियन अंदर आए, तो रसातल के दानवों और ड्रैगनों ने उन्हें नहीं रोका। उन्हें लगा कि 2 लोगों के लिए प्रतिलिपि को हराना असंभव है, बल्कि वे उसमें मर जाएंगे। संकीर्ण सोच वाले लोगों के लिए सब कुछ उनकी समझ से परे है। मू जियानलियन ने शांत और संयमित लिन मोयू को देखा। उनके मन को बहुत शांति मिली। वह जानती थी कि पूरी प्रतिलिपि का सामना लिन मोयू अकेले कर रहे थे, और वह तो बस एक सहायक की भूमिका में थी। लेकिन ये ठीक है, ज्यादातर समय वह खुद भी एक सहायक ही होते हैं। सहायक होने में कोई बुराई नहीं लगती, बल्कि मू जियानलियन को सहायक होने का आनंद मिल रहा था। ये लो तुम्हारा काम, मू जियानलियन ने खुशी से जवाब दिया। अच्छा। इतना कहकर वह दौड़ पड़ी और आतिशबाजी शुरू कर दी। इतने सारे राक्षस थे कि एक बड़ी आतिशबाजी काफी नहीं थी। एक के बाद एक, मू जियानलियन ने सभी राक्षसों को चमकते हुए कणों में बदल दिया। उन्हें छोड़ने के बाद मू जियानलियन तेजी से वापस लौटी और जितनी तेजी से हो सकती थी भागी। तभी उसे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। कौशल, शव विस्फोट। लिन मोयू एक के बाद एक शवों को विस्फोटित करती रही। धरती फट गई और लावा और सल्फरयुक्त पानी एक साथ मिलकर घना धुआं उठा रहे थे। पूरा अंतरिक्ष सल्फर की तेज गंध से भर गया, जो एक शक्तिशाली जहर में बदल गया था। कंकाल कवच स्वतः ही सतह पर आ गया और सभी जहरीली गैस को रोक दिया। विस्फोट में पृथ्वी का फूल फिर से बुरी तरह घायल हो गया। अनगिनत लताएं उड़कर जमीन पर बिखर गईं। ये चारों ओर से चमक रहा था और बड़ी मात्रा में लावा इस पर एकत्रित हो रहा था। जो पंखुड़ियां पहले उड़ गई थीं, वे तेजी से पुनर्जीवित हो रही थीं। कौशल, पुनर्जन्म। मू जियानलियन ने कहा, पौधों पर आधारित सभी राक्षस अपनी जीवन शक्ति में असाधारण रूप से शक्तिशाली होते हैं, और उन्हें थकाना मुश्किल होता है। उनसे निपटने के लिए आपको उन्हें एक ही बार में मारना होगा। लिन मोयू मू जियानलियन की बात समझ गई। अत्यधिक शक्तिशाली जीवन शक्ति सभी पौधों पर आधारित राक्षसों की विशेषता है। पृथ्वी के फूल ने अचानक बड़ी मात्रा में परागकण फेंके, जो हवा में गिरे और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गए। कंकाल कवच ने सभी हमलों को रोक दिया, और कंकालों द्वारा पृथ्वी के फूल पर पृथ्वी फायरफिश के शव फेंकने से विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। लिन मोयू ने फिर से विस्फोट करना शुरू कर दिया। इस बार विस्फोट लगातार हो रहे थे। जमीन पर सैकड़ों शव पड़े थे, पर्याप्त मात्रा में थे। कंकाल फेंकते रहे और लिन मोयू के कौशल लगातार सक्रिय होते रहे। जब तक मारने का संदेश नहीं आया, लिन मोयू नहीं रुकी। जिस लावा कुंड में पृथ्वी का फूल स्थित था, वह पूरी तरह से उड़ गया और लावा चारों ओर फैल गया। लावा का झरना प्रवाह के विपरीत दिशा में फट गया। पूरी हवा में लावा बरस रहा था और वह आग के सागर में बदल गई थी।
पृथ्वी फूल को मारो, अनुभव जोड़ 224000। पृथ्वी शॉट प्राप्त करे तारांकन 500 इकट्ठा करके प्राप्त तारांकन 500। पृथ्वी शॉट मारने का संदेश दिखाई दिया और तभी लिन मोयू ने विस्फोट रोक दिया। वनस्पति आधारित राक्षस जीवन शक्ति के मामले में वास्तव में बहुत शक्तिशाली होते हैं। उसने इसे पूरी तरह से नष्ट करने से पहले कम से कम 50 बार लगातार आगे पीछे बम फेंके। ये वनस्पति आधारित राक्षस 760 बिट जड़ शेष रहने तक तेजी से पुनर्जीवित हो सकता है। फसल बहुत अच्छी थी। पृथ्वी फूल ने सीधे 500 पृथ्वी टुकड़े दिए और संग्रहण तकनीक से प्राप्त 500 के साथ ये सीधे पृथ्वी के हृदय का एक टुकड़ा प्राप्त करने के बराबर था। और वे पृथ्वी अग्निमछलियां जो पहले फट गईं। प्राप्त पृथ्वी शॉट को बदले में पृथ्वी हृदय में संश्लेषित किया जा सकता है। एक ही बार में 2 पृथ्वी हृदय प्राप्त हुए। पृथ्वी के हृदय जैसी दुर्लभ आरक्षित सामग्री स्वाभाविक रूप से जितनी अधिक हो उतनी बेहतर थी। अभी लिन मोयू के पास पृथ्वी के हृदय के 3 टुकड़े मौजूद थे। नकल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। पृथ्वी के फूल को पूरा करने के बाद मैग्मा फॉल्स गायब हो गया। इस भूमि ने अपनी जीवन शक्ति खो दी और सूख गई। बहता हुआ लावा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठंडा और धुंधला होता गया। गंधक का पानी भी अब उबल नहीं रहा था। चलो, लिन मोयू ने कहा। दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे चट्टान पर कूद गए। हर दिन और नवागंतुक छोटे से समूह कहो, आगे बढ़ते रहो। चट्टानों के ऊपर नई धरती है। जमीन में एक जलमार्ग होना चाहिए था जिसमें लावा बहता था, लेकिन अब लावा ठंडा हो गया है और जलमार्ग कठोर जमीन बन गया है। दोनों थोड़ी देर चले और उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला। आगे दौड़ रहा कंकाल योद्धा भी इसी तरह किसी राक्षस से नहीं टकराया। खाली काली धरती थोड़ी डरावनी लग रही थी। यहाँ पृथ्वी तत्व की गंध अधिक तीव्र थी। ऐसा लग रहा था मानो जमीन का हर इंच पृथ्वी तत्व की तीव्र गंध उत्सर्जित कर रहा हो। हालात जितने अजीब होते गए, लिन मोयू की सतर्कता उतनी ही बढ़ती गई। यह इलाका इतना बड़ा था, प्रतिकृति के पहले 2 इलाकों से भी बड़ा। हवा में लगे पौधों से आती रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और पूरा इलाका अंधेरा होता जा रहा था। आगे एक रोशनी है। मु जियानलिन ने अचानक आगे की ओर इशारा किया। थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार मुझे एक अलग रंग की रोशनी दिखाई दी। एक लाल रोशनी, जैसे किसी अंधेरे मैदान में दीपक जल रहा हो। कांक्षी रेडिकल 118 विज्ञान के सीधे तौर पर पृथ्वी के हृदय का एक टुकड़ा प्राप्त करने के बराबर था। और वे पृथ्वी की अग्नि मछलियां जो पहले फट गई थी। प्राप्त पृथ्वी के टुकड़ों को संश्लेषित करके पृथ्वी का हृदय बनाया जा सकता है। एक साथ 2 पृथ्वी हृदय प्राप्त हुए। पृथ्वी के हृदय जैसी दुर्लभ भंडार सामग्री का जितना अधिक होना उतना ही बेहतर था। अभी लिन मोयू के पास पृथ्वी के हृदय के 3 टुकड़े मौजूद थे। प्रतिलिपि बनाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। पृथ्वी के फूल को नष्ट करने के बाद मैग्मा जलप्रपात गायब हो गया। इस भूमि ने अपनी जीवन शक्ति खो दी और सूख गई। बहता हुआ लावा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठंडा और धुंधला हो गया। गंधक का पानी भी अब उबल नहीं रहा था। चलो, लिन मोयू ने कहा। दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे चट्टान पर कूद गए। हर दिन और नवागंतुक छोटे से समूह कहो, आगे बढ़ते रहो। चट्टानों के ऊपर नई धरती है। जमीन में एक जलमार्ग होना चाहिए था जिसमें लावा बहता हो, लेकिन अब लावा ठंडा हो गया है और जलमार्ग कठोर जमीन बन गया है। दोनों कुछ देर तक चलते रहे और उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला। आगे दौड़ रहा कंकाल योद्धा भी किसी राक्षस से नहीं टकराया। खाली काली जमीन थोड़ी डरावनी लग रही थी। यहाँ पृथ्वी तत्व की गंध बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो जमीन के हर इंच से पृथ्वी तत्व की तेज गंध निकल रही हो। स्थिति जितनी अजीब होती गई, लिन मोयू की सतर्कता उतनी ही बढ़ गई। यह इलाका इतना बड़ा था, प्रतिकृति के पहले 2 इलाकों से भी बड़ा। हवा में लगे पौधों से आती रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और पूरा इलाका अंधेरा होता जा रहा था। आगे एक रोशनी है। मु जियानलिन ने अचानक आगे की ओर इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार मुझे एक अलग रंग की रोशनी दिखाई दी। एक लाल रोशनी, जैसे किसी अंधेरे मैदान में दीपक जल रहा हो। ये सीधे तौर पर पृथ्वी के हृदय का एक टुकड़ा प्राप्त करने के बराबर था। और वे पृथ्वी की अग्नि मछलियां जो पहले फट गई थी। प्राप्त पृथ्वी के टुकड़ों को संश्लेषित करके पृथ्वी का हृदय बनाया जा सकता है। एक साथ 2 पृथ्वी हृदय प्राप्त हुए।
पृथ्वी के हृदय जैसी दुर्लभ भंडार सामग्री का जितना अधिक होना उतना ही बेहतर था। अभी लिन मोयू के पास पृथ्वी के हृदय के 3 टुकड़े मौजूद थे। प्रतिलिपि बनाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। पृथ्वी के फूल को नष्ट करने के बाद मैग्मा जलप्रपात गायब हो गया। इस भूमि ने अपनी जीवन शक्ति खो दी और सूख गई। बहता हुआ लावा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठंडा और धुंधला हो गया। गंधक का पानी भी अब उबल नहीं रहा था। चलो, लिन मोयू ने कहा। दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे चट्टान पर कूद गए। हर दिन और नवागंतुक छोटे से समूह कहो, आगे बढ़ते रहो। चट्टानों के ऊपर नई धरती है। जमीन में एक जलमार्ग होना चाहिए था जिसमें लावा बहता हो, लेकिन अब लावा ठंडा हो गया है और जलमार्ग कठोर जमीन बन गया है। दोनों कुछ देर तक चलते रहे और उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला। आगे दौड़ रहा कंकाल योद्धा भी किसी राक्षस से नहीं टकराया। खाली काली जमीन थोड़ी डरावनी लग रही थी। यहाँ पृथ्वी तत्व की गंध बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो जमीन के हर इंच से पृथ्वी तत्व की तेज गंध निकल रही हो। स्थिति जितनी अजीब होती गई, लिन मोयू की सतर्कता उतनी ही बढ़ गई। यह इलाका इतना बड़ा था, प्रतिकृति के पहले 2 इलाकों से भी बड़ा। हवा में लगे पौधों से आती रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और पूरा इलाका अंधेरा होता जा रहा था। आगे एक रोशनी है। मू जियानलिन ने अचानक आगे की ओर इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार मुझे एक अलग रंग की रोशनी दिखाई दी। एक लाल रोशनी, जैसे किसी अंधेरे मैदान में दीपक जल रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो जमीन के हर इंच से एक तीव्र पृथ्वी तत्व की सुगंध निकल रही हो। स्थिति जितनी अजीब होती जा रही थी, लिन मोयू की सतर्कता उतनी ही बढ़ती जा रही थी। यह इलाका इतना बड़ा है, प्रतिकृति के पहले 2 इलाकों से भी बड़ा। हवा में लगे पौधों से आती रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और पूरा वातावरण गहराता जा रहा था। आगे एक रोशनी है। मू जियानलिन ने अचानक आगे की ओर इशारा किया। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे आखिरकार एक अलग रंग की रोशनी दिखाई दी। एक लाल रोशनी, जैसे किसी अंधेरे मैदान में दीपक जल रहा हो। कांक्षी रेडिकल 118 विज्ञान ऐसा लग रहा था मानो जमीन के हर इंच से एक तीव्र पृथ्वी तत्व की सुगंध निकल रही हो। स्थिति जितनी अजीब होती जा रही थी, लिन मोयू की सतर्कता उतनी ही बढ़ती जा रही थी। यह इलाका इतना बड़ा है, प्रतिकृति के पहले 2 इलाकों से भी बड़ा। हवा में लगे पौधों से आती रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और पूरा वातावरण गहराता जा रहा था। आगे एक रोशनी है। मू जियानलिन ने अचानक आगे की ओर इशारा किया। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे आखिरकार एक अलग रंग की रोशनी दिखाई दी। एक लाल रोशनी, जैसे किसी अंधेरे मैदान में दीपक जल रहा हो। कांक्षी रेडिकल 118 विज्ञान। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 273। अध्याय 273। 273। अध्याय 273। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन बॉस का कमजोर संस्करण। जैसे ही लिन मोयू पास पहुंची, लाल रोशनी का स्रोत लावा निकला। और लावा का स्रोत सचमुच एक विशालकाय जीव था। यह धरती पर एक छोटे पहाड़ की तरह मुड़ा हुआ था, जिसकी ऊंचाई कम से कम 10 मीटर थी। अगर यह खड़ा हो जाए तो इसकी ऊंचाई आसानी से 30 मीटर से भी अधिक हो जाएगी। प्रतिकृति के लावा का स्रोत सोते समय इसके मुंह से टपकने वाली लार थी, जो बूंद बूंद करके गिर रही थी। लावा नदी की तरह नहीं बह रहा था, बल्कि जमीन पर गिरते ही धरती के कम तापमान के कारण वह तेजी से ठंडा होकर पत्थर बन गया। कहने की जरूरत नहीं है, यही इस प्रतिकृति का असली मुखिया था। यह तो बहुत बड़ा है। मू जियानलिन ने अपना छोटा सा मुंह ढक लिया। उनके सामने खड़ा यह विशालकाय जीव, कोर एरिया में मिले प्राचीन लुवान पक्षी से भी कहीं अधिक बड़ा था। जांच मंत्र का प्रयोग किया गया, जो बॉस पर लगा। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन कमजोर लॉर्ड बॉस। रैंक 58। शक्ति 130 000। चपलता 60,000। आत्मा 60,000। शरीर का द्रव्यमान 150 000। कौशल ज्वाला ड्रैगन श्वास, युद्ध को चलना, ड्रैगन पूंछ से वार करना। विशेषताएं। शारीरिक क्षति 70% तक कम हो जाती है। मौलिक क्षति 70% तक कम हो जाती है। अभिशाप का प्रभाव काफी हद तक कमजोर हो जाता है। कमजोर लॉर्ड बॉस शब्द देखते ही लिन मोयू स्वाभाविक रूप से सतर्क हो गया। वह पहले भी प्राचीन लुवान बट जैसे रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी का सामना कर चुका था। हालांकि गुणों को देखकर उसे राहत मिली।
400,000 का कुल गुण स्तर 56 के विश्व स्तरीय बॉस के बराबर था। वे अभी भी अकेले ही मुकाबला कर सकते थे। मू जियानलिन ने धीमी आवाज में पूछा, कमजोर लॉर्ड क्लास बॉस का क्या मतलब है? लिन मोयू ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, मुझे पक्का नहीं पता। यह पहली बार था जब उसका सामना कमजोर किस्म के राक्षसों से हुआ था। मू जियानलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने पहले भी ताकतवर किस्म के राक्षस देखे हैं, और वे उसी किस्म के राक्षसों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन कमजोर किस्म का ऐसा राक्षस मैंने पहली बार देखा है। लिन मोयू ने अपना सिर हिलाकर अपनी अनिश्चितता जाहिर की। सचमुच, उसने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। जब वे विचार कर रहे थे, तभी अचानक प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन जाग उठा और उसने अपना सिर हिलाया। उसकी विशाल नाक से एक तेज गर्म हवा निकली, मानो कोई तूफान हो। हैरानी की बात यह थी कि इससे उसका कवच अपने आप प्रकट हो गया। यह तो बहुत शक्तिशाली है। लिन मोयू दंग रह गया। बिना किसी हिचकिचाहट के, लिन मोयू ने मरे हुए सैनिकों की सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। कंकाल जादूगर तेजी से फैल गए और प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के चारों ओर घेरा बना लिया, जबकि कंकाल योद्धा आगे बढ़े। हालांकि ड्रैगन की मात्र गति से ही हवा का एक शक्तिशाली झोंका उठा जिसने कंकाल योद्धाओं को क्षण भर के लिए रोक दिया। उसके विशाल आकार के कारण उसकी हर छोटी सी हलचल से हलचल मच जाती थी। जैसे ही प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन ने आक्रमणकारी कंकाल योद्धाओं को देखा, उसने अपना पैर उठाया और युद्ध को चलने की क्षमता का उपयोग करते हुए जोर से पटका। धरती फट गई और कंकाल योद्धा गंभीर रूप से घायल होकर पीछे की ओर जा गिरे। यह तो बहुत शक्तिशाली है, लिन मोयू ने कहा। वाकई, ये कौशल बहुत प्रभावशाली थे। एक ही वार से कंकाल योद्धा बुरी तरह घायल हो गए, लगभग मर ही गए थे। लेकिन विचफाइंडर जनरल की उपचार क्षमता के कारण वे लड़ाई जारी रख सके। ड्रैगन के कौशल से लड़खड़ाकर गिरने के बावजूद और भी कंकाल योद्धाओं ने उसका पीछा किया और ऊपर चढ़कर प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन पर हमले किए। हालांकि उसके मोटे कवच ने उसे जबरदस्त सुरक्षा प्रदान की और कंकाल योद्धाओं के हमलों से उसे मामूली क्षति ही पहुंची। लिन मोयू ने ये जानते हुए भी कि ड्रैगन श्राप के प्रभाव को कम कर सकता है, कंकालों की क्षति को बढ़ाने के लिए एक श्राप का प्रयोग किया। फिर भी ये कुछ न होने से बेहतर था। कंकाल जादूगर के कौशल ने प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन पर हमला किया और एक विशाल घेरा बना लिया। इसके जवाब में प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन ने अपनी ज्वाला ड्रैगन श्वास छोड़ी, जिससे कई कंकाल योद्धा आग की लपटों में घिर गए। इस हमले का असर अभी भी बहुत गहरा था और ड्रैगन ब्रीथ से प्रभावित कंकाल योद्धा तुरंत जीवन और मृत्यु के बीच झूलने लगा। इससे पहले कि विच डायमंड जनरल खुद को ठीक कर पाता, एक विशाल ड्रैगन की पूंछ ने ड्रैगन टेल स्वीप कौशल का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों कंकालों को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। इनमें से 30 से अधिक कंकाल हवा में ही गिर पड़े। लिन मोयू का दिल दर्द से भर आया और उसने गहरी आवाज में कहा, गुण भले ही कमजोर हो गए हों, लेकिन कौशल अपरिवर्तित है। उसे नहीं पता था कि कमजोर होने से पहले प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन कितना शक्तिशाली था। अब ऐसा लग रहा था कि गुण भले ही कमजोर हो गए हों, लेकिन कौशल पहले की तरह ही शक्तिशाली है। अन्यथा एक सामान्य लॉर्ड स्तर के बॉस के लिए कंकाल योद्धा को पल भर में मार गिराना असंभव होता। ड्रैगन की सांस और पूंछ के वार से लिन मोयू के 30 से अधिक कंकाल योद्धा मारे गए। हाल ही में पुनः गठित हुई अजन्मी सेना को एक और क्षति झेलते देख उसका हृदय व्याकुल हो गया। समय को देखते हुए उनके पास पृथ्वी के कोर की प्रतिलिपि के अंत तक 5 घंटे से अधिक का समय था और वे लगभग 4 घंटे से अंदर थे। अगर लड़ाई आधे घंटे में सुलझ जाती है तो एक और दौर की गुंजाइश है। एक तो एक और दौर पाने के इरादे से, और दूसरा इसलिए कि वह कंकाल योद्धाओं से और हार नहीं देखना चाहता था। लिन मोयू ने पहल करते हुए युद्ध में प्रवेश किया। उसके हाथ में आत्मा की ज्वालाएं प्रज्वलित हुई और प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के सिर पर जा गिरी। ड्रैगन लड़खड़ाया, उसकी विशाल आंखें लिन मोयू की ओर देख रही थी। लिन मोयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, प्रतिक्रिया न मिलने से वह आश्चर्यचकित था। क्या आत्मा की ज्वाला विफल हो गई थी? लिन मोयू को यह असंभव लग रहा था, क्योंकि उसे जू यान जैसे दिव्य जादूगरों का सामना करने और हाल ही में प्राचीन लुवान पक्षी से हुई मुठभेड़ का अनुभव था। उसकी अपनी आत्मा की ज्वालाएं हमेशा से अजेय रही थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के विरुद्ध विफल हो जाएंगी। हालांकि चोट लगी थी, फिर भी प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन ने जरा भी दर्द नहीं दिखाया।
नहीं, इसे दर्द महसूस हो रहा था। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन की आंखों में क्रोध देखकर लिन मोयू का दिल चौंक गया। सावधान रहो। लिन मोयू ने मू जियानलिन को जोर से अपनी पीठ के पीछे खींच लिया और उन दोनों को कंकाल कवच पहना दिया। जलते हुए ड्रैगन की सांस का एक मुंह उनकी ओर छिटक गया, जो विनाशकारी आभा के साथ बेहद गर्म था। कंकाल कवच चमक उठा और उनकी रक्षा करने लगा। फिर ड्रैगन का पैर उठा और वॉर ट्रैम्पल ने हमला कर दिया, जिससे लिन मोयू को भागने का कोई मौका नहीं मिला। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों दूर जा गिरे, उनका कंकाल कवच चकनाचूर हो गया। लिन मोयू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कंकाल कवच से खुद को आधा घायल कर लिया, साथ ही मू जियानलिन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। मू जियानलिन का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था, स्पष्ट रूप से वह घायल थी। वे सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे और जमीन पर जोर से लुढ़के। लिन मोयू ने उसे कुछ दवाइयां दी और उसे भाग जाने और बुलाए जाने पर वापस आने का निर्देश दिया। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन स्पष्ट रूप से अपनी घृणा से मुक्त नहीं हुआ था और एक बार फिर लिन मोयू की ओर दौड़ा। प्रत्येक कदम 10 मीटर से अधिक की दूरी तय करता था और कुछ ही कदमों में वह लिन मोयू के सामने था। इस बार यह एक साधारण प्रहार था, लेकिन शक्ति अभी भी प्रचंड थी। लिन मोयू ने प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के हमले को रोकने के लिए कई चुड़ैल दानव सेनापतियों को बुलाया। अपने मजबूत शरीर के कारण वे प्रहार को सहन करने में सक्षम थे। लिन मोयू ने दोनों हाथों से एक साथ हमला किया और एक ही बार में 6 कंकाल स्पाइक्स फेंके। स्पाइक्स प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के पैरों में घुस गए, जिससे वह दर्द से दहाड़ उठा। जैसे ही उसने अपना पैर फिर से उठाया, लिन मोयू ने हमले को सहन करने के लिए अपने कंकाल कवच को पुनः प्राप्त कर लिया। फिर उसने अत्यधिक विषैले तारा वलय पूंछ कौशल का उपयोग किया, जिससे ड्रैगन विषैला हो गया। चूंकि लिन मोयू पहले ही अजगर के क्रोध का पात्र बन चुका था, इसलिए उसने एक बार फिर ढाल की भूमिका निभाई। प्राचीन पृथ्वी अजगर ने कंकाल योद्धाओं और कंकाल जादूगरों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए अपने सारे हमले उसी पर केंद्रित कर दिए। लड़ो, इसे काट डालो। लिन मोयू ने अजगर को हराने के दृढ़ निश्चय के साथ आदेश दिया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 274। अध्याय 274। 274। अध्याय 274। दमदार सेकंड, जबरदस्त लाभ। लिन मोयू ने दबी आवाज में आह भरी। उसे एहसास हुआ कि इस तरह लड़ना उसकी गलती थी। एक नेक्रोमेंसर होने के नाते वह खुद तो योद्धा नहीं था, तो फिर युद्ध में हिस्सा क्यों लेता। दूर से देखना और कंकालों को धीरे धीरे खत्म होते देखना कितना अच्छा होता। थोड़ी देर झपकी लेने का समय भी मिल जाता। लेकिन यहां वह जल्दी में था, क्योंकि वह कंकाल योद्धाओं के हाथों और हार नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसके पास मांस की ढाल बनने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह देखकर कि कंकाल योद्धा प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन पर पूरी तरह से चढ़ चुके थे, सैकड़ों की संख्या में उसके शरीर को ढके हुए थे और कई उसके पैरों और कोनों में भी थे, लिन मोयू समझ गया कि हमला करने का समय आ गया है। इधर आओ, जल्दी से एकत्रीकरण मंत्र सक्रिय करो, उसने दहाड़ा। मू जियानलिन ने तुरंत जवाब दिया। वह अविश्वसनीय गति वाली 59वें स्तर की पेशेवर योद्धा थी। अपनी तीव्र गति से उसने ड्रैगन के हमलों को चकमा दिया और वापस लौट आए। जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई, लिन मोयू ने अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता, स्ट्रॉन्ग सोल्जर को सक्रिय कर दिया। उसके हाथों पर अंकित मंत्र तेज रोशनी से जगमगा उठे, जिससे प्रत्येक कंकाल की शक्तियां तुरंत बढ़ गईं। चुड़ैल दानव सेनापति द्वारा सशक्त किए गए कंकाल योद्धाओं ने अपनी निर्मम प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हुए भारी क्षति पहुंचाई। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन की 80% शारीरिक प्रतिरक्षा के बावजूद कंकाल योद्धाओं द्वारा किया गया नुकसान काफी था। कंकाल जादूगरों ने शक्तिशाली सैनिक और सेना सुदृढ़ीकरण से मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने कौशलों से जबरदस्त क्षति पहुंचाई। लिन मोयू जानता था कि प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन उनके हमले का सामना नहीं कर पाएगा। जैसे ही ड्रैगन ने मू जियानलिन की ओर ध्यान दिया, लिन मोयू ने शक्तिशाली सैनिक कौशल से सशक्त अपनी आत्मा ज्वाला का प्रयोग किया, जिससे ड्रैगन को भारी क्षति पहुंची। दर्द से कराहते हुए प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन ने अपना क्रोध लिन मोयू की ओर मोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी ड्रैगन जैसी सांस छोड़ पाता, हजारों कंकाल योद्धा उस पर टूट पड़े। उनके हमले खूबसूरत लाल रोशनी की तरह बरसने लगे। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन ने एक दयनीय दहाड़ मारी और फिर धीरे से गिर पड़ा। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और अंततः गायब हो गईं। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन को मारे, अनुभव जोड़ 5,800,000।
अर्थ ड्रैगन कवच प्राप्त किया। पृथ्वी क्रिस्टलों का अधिग्रहण, पृथ्वी रत्नों का अधिग्रहण, पृथ्वी का जैड हृदय प्राप्त हुआ। पृथ्वी ड्रैगन कवच का संग्रह, इकट्ठा करने से प्राप्त पृथ्वी क्रिस्टल, इकट्ठा करने के माध्यम से प्राप्त पृथ्वी रत्न, पृथ्वी का हृदय जैड पत्थर को इकट्ठा करके प्राप्त किया जाता है। अर्थ ड्रैगन आर्मर वॉरियर क्लास के लिए विशेष प्लेटिनम ग्रेड डिफेंस, पूर्ण विशेषता जोड़ 2000, क्षति में कमी 20%। कौशल, कुल रक्षा, पृथ्वी क्रिस्टल, इनका उपयोग अन्य एकल तात्विक क्रिस्टलों के साथ मिलकर तात्विक ईश्वरीय पत्थर बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे तीसरे चरण में पेशेवर ऊर्ध्वपातन की संभावना बढ़ जाती है। जितने अधिक तत्व मिश्रित होंगे, ईश्वरीय पत्थर का प्रभाव उतना ही प्रबल होगा। इसका उपयोग अकेले भी शारीरिक आक्रमण प्रतिरोध को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, और एक बार अकेले उपयोग करने के बाद आप तात्विक ईश्वरीय पत्थर की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। पृथ्वी रत्न शारीरिक क्षति को स्थायी रूप से 50% तक कम करता है और शारीरिक आधारित कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यदि किसी पैलाडिन द्वारा दूसरे स्थानांतरण के दौरान इसका उपयोग किया जाता है, तो ये पेशेवर उदात्तीकरण की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकता है। पृथ्वी का हृदय, पृथ्वी नाइट में परिवर्तित होने के लिए एक आवश्यक वस्तु। एक भयंकर हमले में प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन बिना किसी देरी के पल भर में ही मारा गया। शक्तिशाली सैनिक कौशल इतना प्रबल था कि लिन मोयू ने इसका भरपूर उपयोग किया। संग्रहण तकनीक की मौजूदगी से फसल 3 गुना बढ़ गई। पृथ्वी ड्रैगन कवच जैसा उपकरण भी पर्याप्त था। बस फर्क इतना था कि दोनों उपकरणों के गुण अलग अलग थे। एक में बहुत अच्छे कौशल थे और दूसरे में नहीं। उपकरण पृथ्वी रत्नों और पृथ्वी क्रिस्टलों के बाद दूसरे नंबर पर थे। यह एक अप्रत्याशित लाभ था और लिन मोयू खुशी से झूम उठा। मास्टर कलेक्टर को साथ रखना वाकई बहुत महंगा पड़ता है। खासकर उसके जैसे अकेले लड़ने वाले के लिए मास्टर कलेक्टर को साथ रखने के फायदे और भी प्रभावशाली थे। मू जियानलियन उत्साह से भरी हुई दौड़ती हुई आई और बोली, वाह, तुमने बॉस को पल भर में मार गिराया। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक कुशल अर्थ ड्रैगन कवच निकालकर मू जियानलियन की ओर फेंक दिया। मू जियानलियन ने उसे लिया और खुशी से झूम उठी, क्या यह मेरे लिए है? लिन मोयू ने जवाब दिया, अभी जो कवच तुम पहन रही हो, उससे तुलना करो और देखो कौन सा बेहतर है। मू जियानलियन ने कवच के गुण देखे और बिना कुछ कहे अर्थ ड्रैगन कवच पहन लिया। जाहिर है, अर्थ ड्रैगन कवच बेहतर था। नया अर्थ ड्रैगन कवच उसके शरीर पर था, जिससे मू जियानलियन का सुडौल शरीर पूरी तरह से नजर आ रहा था। हालांकि मू जियानलियन थोड़ी शर्मिली थी, लेकिन उसका शरीर वाकई बहुत अच्छा था। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था और यह साफ था कि उसे यह कवच बहुत पसंद आया। बाकी चीजों के बारे में मू जियानलियन ने जरा भी बात नहीं की और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लड़की बिल्कुल बेदाग थी। लिन मोयू ने एक पल सोचा और मू जियानलियन को एक पृथ्वी रत्न देते हुए कहा, इसे अभी सक्रिय करो। पृथ्वी रत्न की शक्ति देखकर मू जियानलियन थोड़ी हैरान रह गई, क्या इसे मुझे देना व्यर्थ होगा? उसके अनुसार इतने अच्छे गुणों के साथ लिन मोयू को इसे स्वयं उपयोग करना चाहिए था, या कम से कम किसी कुशल योद्धा को देना चाहिए था। बकवास मत करो, जल्दी करो, हमें आगे बढ़ना है, लिन मोयू ने आग्रह किया। मू जियानलियन ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की और सीधे पृथ्वी रत्न को सक्रिय कर दिया। वह जल्द ही एक मिट्टी जैसी पीली रोशनी से घिर गई। लिन मोयू ने भी इसी समय पृथ्वी क्रिस्टल लिया और उसे मौलिक ईश्वर पत्थर के साथ मिला दिया। जल्द ही उसे अग्नि, विश्व और पृथ्वी, इन 3 तत्वों का मिश्रण एक मौलिक ईश्वर पत्थर प्राप्त हुआ। 3 तत्वों वाला यह मौलिक ईश्वर पत्थर, जो पेशेवर ऊर्ध्वपातन की संभावना को केवल 10% बढ़ाता था, फिर भी पर्याप्त नहीं था। पृथ्वी रत्न की बात करें तो लिन मोयू ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वह देखना चाहता था कि अगले दौर में बॉस और पृथ्वी रत्न गिराएगा या नहीं। अगर नहीं गिराता तो वह इस पृथ्वी रत्न को शीशिंगान के लिए छोड़ देता, जिससे शीशिंगान के पृथ्वी योद्धा में परिवर्तित होने की संभावना काफी बढ़ जाती। जहां तक उसकी बात है, उसके पास पहले से ही शारीरिक प्रतिरोध की निष्क्रिय क्षमता थी। शारीरिक क्षति उस पर 4 गुना कम हो गई थी। जब तक वह मरता नहीं, उसे कोई खतरा नहीं था। इसलिए पृथ्वी रत्न का उसके लिए उतना महत्व नहीं था जितना कोई सोच सकता है। कौशल की बात करें तो एक जादूगर के रूप में उसके लिए शारीरिक कौशल का कोई खास उपयोग नहीं था। मू जियानलियन के शरीर से रोशनी गायब हो गई और सम्मेलन समाप्त हो गया।
अब से शारीरिक रूप से होने वाले किसी भी नुकसान से उसे केवल आधा ही नुकसान होगा। क्या तुम्हें कोई कौशल मिला? लिन मोयू ने पूछा। मू जियानलियन खुशी से चिल्लाए, मुझे स्टन नाम का एक शारीरिक कौशल मिला है। आखिरकार मुझे एक योद्धा वर्ग का कौशल भी मिल गया। धन्यवाद, धन्यवाद। इस कौशल के बारे में सुनकर लिन मोयू को भी थोड़ी ईर्ष्या हुई। अगर मू जियानलियन की ताकत इतनी अधिक होती कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के शारीरिक गुणों से भी अधिक होती, तो अनंत नॉकआउट होने की पूरी संभावना थी। ये कौशल शायद समूह में लड़ने में उतना उपयोगी नहीं होता, लेकिन अगर यह एक एक मुकाबले में होता तो यह एक दिव्य कौशल होता। मू जियानलियन खुशी से उछल कूद करने लगी, उसका सुंदर चेहरा उत्साह से लाल हो गया। लिन मोयू ने कहा, यह वाकई एक अच्छा कौशल है। तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। बाहर मत रुकना, लिन मोयू ने निर्देश दिया। अब पृथ्वी के कोर की कॉपी बंद होने में ठीक 4 घंटे और 40 मिनट बचे थे, जो एक और बार, यहां तक कि 2 या 3 बार भी ब्रश करने के लिए बिल्कुल सही समय था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 275। अध्याय 275। 275। अध्याय 275। तेज ब्रशिंग का एक नया दौर। रोमांच। वे दोनों प्रतिलिपि के बाहर प्रकट हुए, और लिन मोयू ने शीतलन ताबीज का उपयोग करके प्रतिलिपि के समय को कम कर दिया। उसने अपना स्वयं का शीतलन ताबीज इस्तेमाल किया, न कि बाई युआन द्वारा दिया गया उन्नत शीतलन ताबीज। लिन मोयू ने तेजी से काम किया, मात्र 2 सेकंड के भीतर वे दोनों फिर से प्रतिलिपि के भीतर प्रवेश कर गए। प्रतिकृति के बाहर तीनों पक्ष अभी भी आमने सामने हैं। हाल के दशकों में ऐसा कई बार हो चुका है। ये गतिरोध प्रतिकृति के बंद होने तक जारी रहने वाला था। वे बाहर हैं। अरे, वे वापस अंदर कैसे आ गए? यार, वे लोग वहां मरे नहीं। इस कॉपी में कोई निकास मार्ग नहीं है, इसलिए यह मानना मुश्किल है कि उन्होंने कॉपी को बिना मंजूरी दिए ही पास कर लिया होगा। संभव है कि सभी पेशेवर लोग एक एक करके स्तब्ध रह गए। उनके मुंह अविश्वास से खुले रह गए। भूकेंद्रीय प्रति विशेष है, जब तक इसे पार न किया जाए या प्रति के गायब होने का इंतजार न किया जाए, तब तक ये बाहर नहीं आ सकती थी। सभी बचाव के उपाय व्यर्थ हो गए। लिन मोयू और मू जियानलियन का बाहर आ पाना केवल यही दर्शाता है कि वे सचमुच अंदर आ गए थे। और अब इसका असर दूसरी बार दिखने लगा है। जियांग हानशान ने मन ही मन कहा, बिल्कुल मुमकिन है। लिन मोयू की ताकत का अंदाजा सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने उसे लड़ते देखा होगा। उसकी अनडेड लेजियन के साथ इस तरह के दुश्मन को अकेले ही हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मू जियानलियन को बाहर आते देख कैरन नाइट रेन ने राहत की सांस ली। उसे सचमुच डर था कि अंदर मू जियानलियन के साथ कुछ हो जाएगा। दोनों बचपन से साथ पली बड़ी थी और बहनों जैसी थी, इसलिए उनका सुरक्षित होना स्वाभाविक था। जियांग हानशान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। भाइयों, अब से हमें अपना मनोबल बढ़ाना होगा। अगली बार जब कर्नल लिन बाहर आएंगे, तो पाताल लोक के दानव और ड्रैगन हमला कर सकते हैं। जियांग हानशान अच्छी तरह जानते थे कि पाताल लोक के दानव और ड्रैगन जाति नहीं चाहते कि मानव जाति में एक और पृथ्वी योद्धा का जन्म हो। इतिहास में पृथ्वी योद्धाओं ने उन्हें करारी हार दी थी, इसलिए यह पूरी संभावना थी कि वे लिन मोयू को निशाना बनाएंगे। समझा। सभी लोग जोश से भरे हुए थे और किसी भी क्षण होने वाली भीषण लड़ाई के लिए तैयार थे। रसातल राक्षसों और ड्रैगनों की ओर से प्रत्येक की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी। दोनों कुलों के मुखिया एक साथ एकत्रित हो गए थे। दानव, पहली बार में उसे 4 घंटे लगे, दूसरी बार शायद जल्दी हो जाए, शायद 3 घंटे या उससे थोड़ा ज्यादा समय काफी होगा। ड्रैगन्स, जब वह बाहर आएगा तो हम उस पर निर्णायक प्रहार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मानव जाति में कभी भी किसी अन्य अर्थ नाइट को प्रकट होने की अनुमति न दें। बिल्कुल सही, एक ईश्वर स्तरीय पृथ्वी योद्धा का खतरा अन्य व्यवसायों के 3 ईश्वर स्तरीय योद्धाओं के खतरे से कहीं बेहतर है। हमारे कबीले का ये सख्त आदेश है कि किसी भी समय मानव जाति से अर्थ नाइट्स का जन्म न हो। दूसरी बार जब लिन मोयू ने पुस्तक में प्रवेश किया, तो वातावरण उसके लिए पहले से ही बहुत परिचित था। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर वह मन ही मन लड़ाई के बारे में सोचने लगा। स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल कूलडाउन टाइम 1 घंटा। इस कौशल के बिना अंतिम प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन से लड़ना उचित नहीं है। इसका मतलब यह है कि भले ही आप किताब को जितनी जल्दी हो सके स्वाइप करें, यह प्रति घंटे केवल 1 बार ही होगा।
लिन मोयू को गहरी सोच में डूबा देखकर फाइबर मू मू चुपचाप किनारे खड़ी देखती रही और उसने दखल नहीं दिया। वह इस समय थोड़ी उत्साहित थी क्योंकि उसके नए गियर, उसकी योद्धा क्षमताएं और साथ ही 50% शारीरिक प्रतिरक्षा जैसी अद्भुत शक्तियां उसे मिल रही थी। उसे बहुत कुछ हासिल होने वाला था। वह उत्साह को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। लिन मोयू ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, नहीं, मजबूत सैनिक कौशल पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। जब तक मैं काफी तेजी से आगे बढ़ता हूं, मैं पृथ्वी के फूल और पृथ्वी की अग्नि मछली का पूरी तरह से उपयोग करके प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन को भून सकता हूं। मुझे आश्चर्य है कि अल्फा मॉन्स्टर कितनी अच्छी तरह से विस्फोट करते हैं। पौधे आधारित बॉस की जीवन शक्ति अद्भुत थी। लिन मोयू ये जानने के लिए उत्सुक था कि अगर वह इसका इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए करे तो क्या होगा। अगर उसका विचार कारगर हुआ, तो कुछ और प्रतियां मिलने की पूरी संभावना है। कम से कम स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल के कूलडाउन समय के साथ इसे 3 से 4 राउंड के लिए और इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखें चमक उठी और बात तय हो गई। लिन मोयू ने काफी समय से स्पीड स्वाइप नहीं किया था और उसका खून खौल रहा था। मु जियानलियन, क्या आपने स्पीड ब्रशिंग ट्राई की है? जल्दी से ब्रश करें। मु जियानलियन ने सिर हिलाकर यह जताने की कोशिश की कि उसे समझ नहीं आया। लिन मोयू ने चेतावनी देते हुए कहा, मैं अभी राक्षसों को इकट्ठा कर लूंगी और तुम मेरे पीछे आना। जब मैं राक्षसों को इकट्ठा करना शुरू करूं, तो आप समय का अनुमान स्वयं लगा लें और ऊपर जाकर समूह एकत्र करने वाला मंत्र छोड़ दें। अगर यह सही नहीं लगता है, तो इसे छोड़ देना ठीक है। इसकी गंभीरता को अपने हाथ में लो। जब केवल लीडर और फाइनल बॉस ही हो, तो आप अपनी गैदरिंग टेक्निक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि आप स्पीड ब्रशिंग करने जा रहे हैं, इसलिए आपको कुछ फायदे छोड़ने पड़ेंगे। जब तक आप बड़ा हेड रखते हैं, तब तक सब ठीक रहेगा और कुछ मक्खियों को छोड़ देना चाहिए। मु जियानलिन ने लिन मोयू की बातों को ध्यान से सुना और आश्वस्त करने के लिए अपना सिर जोर से हिलाया। चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर अब तो मुकाबला शुरू हो गया। लिन मोयू के बोलने के बाद उसने अपने और मु जियानलिन के ऊपर कंकाल कवच पहन लिया। एक हल्की सी आह भरकर कंकाल योद्धा ने पुकार का जवाब दिया। राक्षसों को खींचने वाले कंकाल योद्धाओं की संख्या ज्यादा नहीं थी। 2 मरे हुए सैनिकों की टुकड़ियां और 400 कंकाल योद्धा ही काफी थे। कंकाल योद्धा घाटी में हवा की तरह दौड़ पड़े। इस बार झुंड में खींचने के बजाय वे सीधे अंत तक दौड़ते चले गए। कुछ राक्षस जो बहुत छिपे हुए थे, लिन मोयू ने उन्हें यूं ही छोड़ दिया और उन्हें जिंदा रहने दिया। कंकाल योद्धाओं की वजह से बड़ी संख्या में राक्षस बाहर आ गए और उनकी संख्या बढ़ती चली गई। प्रतिकृति की घाटी के पहले भाग में लगभग 500 राक्षस थे। लिन मोयू ने उनमें से कुछ को छोड़ दिया और लगभग 400 राक्षसों को अपने साथ खींच लिया। 400 विशालकाय राक्षसों ने एक बड़े क्षेत्र को घेर लिया। उनके दौड़ने पर कीचड़ और चट्टानों के लुढ़कने और छपछपाने की आवाज अद्भुत थी। मु जियानलियन ईमानदारी से लिन मोयू के पीछे पीछे चल रही थी। उसने पहले कभी इस तरह की राक्षसी लड़ाई नहीं देखी थी। उसे आखिरकार समझ आया कि यही वह त्वरित प्रयास था जिसके बारे में लिन मोयू बात कर रही थी, पूरी प्रतिकृति को जितनी जल्दी हो सके पार करना। वह भी इस विचार से थोड़ी उत्साहित हो गई। उसकी युद्ध प्रवृत्ति प्रतिभा सक्रिय हो गई और इस क्षण उसका दिमाग एकदम साफ हो गया। प्रतिभा सक्रिय होते ही मु जियानलिन ने अपनी झिझक को त्याग दिया और उसके विचार एकदम स्पष्ट हो गए। जैसे ही राक्षस इकट्ठा हुए, वो चहचहाते हुए दौड़ी। कौशल समूह एकत्रीकरण, आतिशबाजी का एक बड़ा बादल फेंका गया। इसका दायरा बहुत बड़ा था और इससे प्रभावित राक्षस भी बहुत बड़े थे। इसने पलक झपकते ही 200 राक्षसों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 200 राक्षस एक साथ अपने अपने लक्ष्य छोड़कर मु जियानलियन की ओर दौड़ पड़े। मु जियानलियन भागी नहीं, बल्कि राक्षसों के समूह के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। लिन मोयू ने देखा कि उसने जिन राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित किया था, वे सभी समूह के पिछले हिस्से में थे। बीच में बड़ी संख्या में ऐसे राक्षस भी थे जिनका ध्यान उस पर नहीं था। बहुत चालाक, मु जियानलियन दौड़ती रही और अपनी शक्ति के शांत होने का इंतजार करने लगी। 10 सेकंड बाद उसने एक और समूह एकत्रण मंत्र का प्रयोग किया। इस बार सभी राक्षसों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। राक्षसों के एकत्र होने की गति लिन मोयू से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक थी। सभी राक्षसों का केवल एक ही लक्ष्य था, मु जियानलियन।
इस बार मू जियानलियन फिर से भागी नहीं, बल्कि लिन मोयू को विश्वास भरी निगाहों से देखा। शक्ति, पूर्ण रक्षा। उसने अभी अभी जो शक्ति प्राप्त की थी, वह सक्रिय हो गई और मू जियानलियन चारों ओर से चमक उठी। 1 मिनट के लिए रक्षा 1000 गुना बढ़ गई और क्षति 99% कम हो गई। और वह 1% क्षति 1000 गुना रक्षा के सामने लगभग न के बराबर है। उस 1 मिनट के भीतर मू जियानलियन लगभग अजेय हो गई थी। फूलों का अनुरोध, मांस की ढालें भी उसके सामने कुछ नहीं है। लिन मोयू ने उससे इस मैच में ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। इसे परिपूर्ण के अलावा कोई और शब्द नहीं दिया जा सकता। लिन मोयू ने आधा सेकंड भी इंतजार नहीं किया। लिन मोयू के आगे बढ़ने से पहले ही मू जियानलियन ने दूसरी बार अपना समूह संग्रह मंत्र चलाया। 200 से अधिक मंत्र आकाश को चीरते हुए निकले। कंकाल योद्धा की विशाल तलवार की लाल रोशनी फट पड़ी और लिन मोयू की हथेली में आत्मा की ज्वालाएं उछलकर उबलने लगी। एक लाल रोशनी गिरी और क्षति अभिशाप एक तेज तलवार में बदल गया। एक राक्षस पर केंद्रित आग से हमला किया गया और वह पल भर में मारा गया। फिर प्रतिध्वनि में एक गर्जना गूंजी। 1 दर्जन लगातार तेज धमाकों के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। अनगिनत संदेश सामने आए जिन्हें पढ़ना असंभव था। लिन मोयू ने मू जियानलियन को प्रशंसा भरी नजर से देखा और कहा, शाबाश। मू जियानलियन का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल और गर्म हो गया। धन्यवाद। लिन मोयू से तारीफ पाकर थोड़ी खुशी हुई। हर दिन और भी नवागंतुक छोटे से शुरू होकर समूह की कहानी जारी है। क्योंकि यह एक तेज दौड़ है, आप रुक नहीं सकते। कंकाल योद्धा ने बड़ी संख्या में राक्षसी शवों को उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के चट्टान से कूदने से पहले सीधे आगे दौड़ा। लिन मोयू और मू जियानजियान भी उसके पीछे पीछे आए और सीधे नीचे कूद गए। प्रतिकृति का दूसरा भाग, लावा और गंधक जल की दुनिया। शून्य। कंकाल योद्धा उन्माद में शवों को घसीटता हुआ पृथ्वी फूल की ओर सीधा दौड़ा। रास्ते में उसने बड़ी संख्या में पृथ्वी फायरफिश को आकर्षित किया और पृथ्वी फूल के तंतु लावा और गंधक जल से बाहर निकल रहे थे। लेकिन कंकाल योद्धा इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि उनमें से ज्यादातर उलझ नहीं पाए। कंकाल योद्धा वहां पहुंचे और अपने हाथों में पकड़े शवों को पृथ्वी फूल के पास जमीन पर फेंक दिया। फिर लिन मोयू और मू जियानजियान वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे मू जियानजियान सीधे ऊपर गए और पृथ्वी फूल पर एक समूह संग्रह मंत्र का प्रयोग किया। पृथ्वी फूल ने तुरंत मू जियानजियान पर अपनी शक्तियां बरसा दी। तंतु वार करते हुए बेतहाशा हमला हुआ, लेकिन कंकाल कवच ने सब कुछ रोक दिया। भिनभिनाहट, लाल बत्ती गिरी, क्षति के श्राप। एक धमाका हुआ। सिर्फ 3 धमाकों के बाद पृथ्वी फूल बुरी तरह घायल हो गया। पास की पृथ्वी फायरफिश भी मर गई। अगले ही पल पृथ्वी फूल फट गया। उसने अपनी चोटों से उबरने के लिए पुनर्जन्म कौशल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसी समय जमीन से तंतु तेजी से बाहर निकले और लताएं बन गईं। 200 से अधिक पृथ्वी फायरफिश लावा से बाहर निकल आईं। मू जियानलियन ने एक कोमल चीख निकाली और एक बार फिर समूह संग्रह तकनीक का प्रयोग किया। भले ही यह सभी पृथ्वी फायरफिश को न ढक पाए, लेकिन कम से कम 80% को तो ढक ही सकता था। धमाके लगातार होते रहे और उनके बीच कंकालों ने अपने शरीर पृथ्वी फूल पर फेंक दिए। लिन मोयू ने एक पल भी बर्बाद किए बिना हर सेकंड का भरपूर फायदा उठाया। मू जियानलियन अवाक रह गई। इस तरह की नकल खेलना अभी बहुत जल्दी है। इस बार प्रतिकृति में आए हुए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही बीता है। अब तक ज्यादातर समय दौड़ने में ही बीत गया और असली लड़ाई के लिए 5 मिनट भी नहीं मिले। मू जियानलियन को लगा कि यही तो लिन मोयू की स्पीड ब्रशिंग थी। यह बहुत रोमांचक था। एक जोरदार दहाड़ के साथ पृथ्वी फूल फट गया और पिछली बार से भी ज्यादा दम घोंटकर मर गया। पलटवार की कोई गुंजाइश नहीं थी। लावा के ठंडा होने का इंतजार नहीं, धरती के जमने का इंतजार नहीं, झरने के गायब होने का इंतजार नहीं। कंकालों ने पृथ्वी अग्नि मछली और पृथ्वी फूल के शरीर को पकड़ लिया और चट्टान पर कूद गए। पृथ्वी फूल का शरीर बहुत बड़ा था और उसकी तंतु बहुत लंबी थी, जिससे उसे घसीटना बहुत मुश्किल था। कंकाल योद्धा अपनी छुरी से लगातार वार करता रहा और उसकी सभी तंतुओं को काटता चला गया। फिर उसे 4 कंकाल योद्धाओं ने उठाया और प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन की ओर दौड़ा। मू जियानलियन ने धीरे से आह भरी, मुझे डर है कि पृथ्वी फूल ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसकी मृत्यु के बाद उसे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा।
लिन मोयू ने उसकी ओर देखा, इस लड़की का ध्यान कुछ अजीब सा जीव कांक्षी रेडिकल 118 विज्ञान संपर्क सेवा की शर्तें विनाशकारी जादूगर सी 276 अध्याय 276 276 अध्याय 276 ये बॉस का पुनर्जन्म तो नहीं हो सकता है ना। लिन मोयू बहुत धीमी गति से दौड़ रही थी, कंकाल योद्धाओं की गति का मुकाबला करने के लिए बहुत धीमी। उसे कंकाल योद्धा को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ाना पड़ा। हालांकि उल्टा होना आरामदायक नहीं था और उसका पूरा शरीर हड्डियों से भरा हुआ था, फिर भी लिन मोयू ने इसे सहन करने का फैसला किया। मू जियानलिन ने लिन मोयू को देखा और थोड़ा सा दांत दिखाते हुए हल्के से शर्माते हुए कहा, दरअसल अगर आपको आराम नहीं है तो मैं आपको उठा सकती हूँ। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। ओह, मू जियानलिन का दिल किसी कारण से थोड़ा निराश हो गया। कंकाल योद्धाओं का एक बड़ा समूह अब अपने शवों के साथ पूरे समूह के आगे दौड़ रहा था। लिन मोयू और मू जियानलिन बीच में थे। सबसे पीछे विचफाइंडर जनरल था। पिछली कॉपी को यात्रा करने में आधे घंटे से अधिक समय लगा था। इस बार भागने में 3 मिनट से भी कम समय लगा। ताजा धधकती लाश अब मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसकी आधी से ज्यादा जीवन शक्ति खत्म हो चुकी थी। लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर है। पृथ्वी फूल की जीवन शक्ति अभी भी प्रबल थी, और भले ही उसने अपनी अधिकांश जीवन शक्ति खो दी हो, फिर भी वह साधारण कॉपी राक्षसों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। वनस्पति प्रमुखों की जीवन शक्ति स्वयं ही अपनी कहानी बयां करती है। लिन मोयू ये देखने के लिए उत्सुक थी कि वह कितना नुकसान पहुंचा सकती है। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन दृष्टि के सामने प्रकट हुआ। इस समय लावा अभी बुझा नहीं था। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के लावा मुख से लगातार पानी लावा के प्रवाह में जुड़ता जा रहा था। कंकालों के आने पर प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपनी पलकें उठाई और एक सरसरी नजर डाली। उसने देखा कि लाशों का एक बड़ा ढेर उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा है और करीब आता जा रहा है। ये क्या चीजें हैं? विशालकाय ड्रैगन की आंखों में संदेह का एक अंश दिखाई दिया। अगले ही पल अभिशाप बरस पड़ा। आसमान से भयंकर विस्फोट होने लगे। हवा में धमाके हुए और एक भयानक शक्ति हवा में फैल गई। विशेष रूप से प्रेम और सत्य से भरा फूल फूट पड़ा। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन का कवच चकनाचूर हो गया और खून से लथपथ हो गया। मू जियानलियान विस्फोट के बीच में दौड़ी और प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन पर कलेक्ट मंत्र का प्रयोग करके तुरंत भाग गई। इस समय प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के पास मू जियानलियान की परवाह करने का समय नहीं था। लगातार हो रहे विस्फोटों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। चोटें बढ़ती जा रही थीं, और अगर वह इसी तरह फटता रहा तो वह सचमुच मर जाएगा। अचानक धमाकों के बीच उसने लिन मोयू को देखा। ये वही है, वह लानत तिल। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बड़ी संख्या में कंकाल प्रकट हो गए। कंकाल जादूगरों ने सीधे अपने हमले उन पर केंद्रित कर दिए, और कंकाल योद्धाओं ने उनकी तलवारें थाम ली। हर दिन एक स्कल एंड बोन्स फिल्म आती है, और क्या आपके लिए नया है? छोटे समूह से लाश फेंकना जारी रखते हुए हर दिन लिन मो भाषा का प्रयोग होता है। दिन, और क्या आपके लिए नया है? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मुझे यकीन नहीं है कि आप इसके प्रशंसक हैं। विस्फोट जारी रहा। इस हमले के लिए लिन मोयू ने पूरे 200 शव तैयार कर रखे थे। विस्फोट अभी आधा ही हुआ था। भले ही आपकी रक्षा शक्ति बहुत अधिक हो और क्षति को कम करने की क्षमता भी बहुत अच्छी हो, लिन मोयू को विश्वास था कि वह 200 शवों के विस्फोट को सहन नहीं कर पाएगा। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन दहाड़ते हुए ऊंचा उछला और लिन मोयू की ओर जोर से पैर पटका। कौशल युद्ध प्रहार। लिन मोयू बिल्कुल नहीं हिला, वो पहले की तरह ही शवों को विस्फोटित करता रहा। एक युद्ध प्रहार कंकाल कवच को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये स्पष्ट था कि प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। 1690 कंकाल जादूगरों ने आग लगा दी। कंकाल योद्धा अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए कूद पड़े, मानो वे मरना ही नहीं चाहते हो। ये सब अपनी सीमा तक पहुंच चुके प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के लिए एक घातक प्रहार था। युद्ध प्रहार के बावजूद लिन मोयू का कंकाल कवच चमक उठा और सभी हमलों को रोक दिया। लिन मोयू की उंगलियां बार बार थपथपाती रहीं, जिससे एक के बाद एक कई और शरीर नष्ट हो गए। एक गर्जना के साथ प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन अपनी आंखों में अनिच्छा लिए ढह गया।
जिस छोटे से अणु को उसने अनदेखा किया था, उसने उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करने का केवल एक ही मौका दिया था। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन को मारें, अनुभव जोड़ 5,800,000 पृथ्वी ड्रैगन धनुष प्राप्त करें, पृथ्वी क्रिस्टल प्राप्त करें, पृथ्वी रत्न प्राप्त करें, पृथ्वी का जेड हृदय प्राप्त करें, संग्रह तकनीक द्वारा पृथ्वी ड्रैगन मजबूत धनुष प्राप्त करें, इकट्ठा करके पृथ्वी क्रिस्टल प्राप्त करें, इकट्ठा करके पृथ्वी रत्न प्राप्त करें, जेड एकत्र करके पृथ्वी का हृदय प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी ड्रैगन मजबूत धनुष तीरंदाजों के लिए प्लेटिनम स्तर का हथियार, सभी विशेषताओं में जोड़ 3500, धनुष और तीर प्रकार के कौशल में 90% की वृद्धि। कौशल अल्टीमेट डॉज, अत्यधिक डॉज, 30 सेकंड के भीतर बिना किसी नुकसान के 100% हमलों से बचे, कूलडाउन 30 मिनट। अर्थ ड्रैगन स्ट्रॉन्ग बो तीरंदाजों के लिए प्लेटिनम श्रेणी का हथियार, सभी गुणों में जोड़ 3500 की वृद्धि, धनुष बाण कौशल में 90% की वृद्धि। 2 अर्थ ड्रैगन स्ट्रॉन्ग बो है, एक कौशल के साथ आता है और दूसरे में कोई कौशल नहीं है। कलेक्टिंग आर्ट्स के माध्यम से प्राप्त हथियारों में कौशल नहीं होते। लिन मोयू को नहीं पता था कि यह संयोग था या गैदरिंग टेक्निक की कोई सीमा। इस अर्थ ड्रैगन स्ट्रॉन्ग बो से जुड़ा एक्सट्रीम डॉज स्किल भी चरम श्रेणी का था। ये कौशल तीरंदाजों के लिए बिल्कुल जीवनदान जैसा है। इसका उपयोग दुश्मन के खिलाफ और भागने दोनों के लिए किया जा सकता है। मु जियानलियन का सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। सिर्फ 37 मिनट लगे, ये तो बहुत जल्दी है। पहले को 4 घंटे लगे और दूसरे को 37 मिनट। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। लिन मोयू ने शेष समय गिना। 4 घंटे शेष हैं, पूरे 240 मिनट। अगर इसे खुला भी छोड़ दें तो भी कम से कम 5 बार स्वाइप किया जा सकता है। आप हर बार कम से कम 4 अर्थ हार्ट्स इकट्ठा कर सकते हैं, और अभी भी बहुत सारे अर्थ शॉट्स बचे हैं। पहले 2 बार को मिलाकर कुल 7 बार स्वाइप करना होगा। कुल मिलाकर 28 से 30 अर्थ हार्ट्स। इससे कम से कम अगले कुछ 100 वर्षों तक मानव जाति को अर्थ नाइट्स की कमी नहीं होगी। तो चलिए इसे साफ करते हैं। उसने कंकाल कवच को क्रमशः खुद और मु जियानलियन को पहनाते हुए चेतावनी दी, टेलीपोर्ट करते समय आपको रसातल के राक्षसों और ड्रैगनों के हमलों का सामना करना पड़ सकता है। घबराए मत और उनसे परेशान मत होइए। आपको बस सीधे कॉपी में फिर से प्रवेश करने का विकल्प चुनना है। और मैं पहले अवसर पर कॉपी कूलडाउन हटा दूंगा। अब हम पर्याप्त अर्थ हार्ट्स प्राप्त करने के लिए जितनी बार हो सके स्वाइप करेंगे। मु जियानलियन ने जोर से हम कहा, मैं समझ गई, सिस्टर नाइट रेन यहाँ है, वे रसातल के राक्षसों और ड्रैगनों से निपट लेंगी। अच्छा, तो अब हम किताब से बाहर हैं, चलो चलें। दोनों प्रतिलिपि से बाहर निकल गए। लिन मोयू को आश्चर्य हुआ कि उन पर हमला करने कोई नहीं आया। लिन मोयू ने 2 सेकंड में प्रतिलिपि रीसेट कर दी, और वे दोनों फिर से प्रतिलिपि में प्रवेश कर गए। रसातल के राक्षस और ड्रैगन अवाक रह गए। अभी क्या हुआ? ये दोनों मानवरूपी प्रतिलिपि से बाहर कैसे आए और फिर वापस अंदर कैसे चले गए? जाहिर है, पिछली बार प्रतिलिपि में प्रवेश किए हुए उन्हें 40 मिनट से भी कम समय हुआ था। क्या ये कोई चमत्कार है? रसातल के राक्षस और ड्रैगन अविश्वास में थे। ... केवल वे ही नहीं, मानव पक्ष को भी विश्वास नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ। जियांग हानशान ने बुदबुदाया, इतनी जल्दी? ये कैसी दक्षता है? फिर वह परमानंद से भर उठा और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। अगर यह सच है, तो तुम इसे कम से कम 4 या 5 बार और संवार सकते हो। अगले कुछ 100 वर्षों तक मानव जाति को पृथ्वी के हृदय की कमी नहीं होगी। निश्चित रूप से पृथ्वी के योद्धाओं का पुनर्जन्म होगा। लिन मोयू के सामने प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन एक बार फिर गिर पड़ा। इस समय लिन मोयू के हाथों में पृथ्वी रत्न और पृथ्वी क्रिस्टल दोनों के 5-5 टुकड़े थे, और पृथ्वी हृदय के तो 13 टुकड़े हो चुके थे। मु जियानलियन बहुत उत्साहित दिख रही थी। पिछली बार से 1 मिनट कम समय लगा, और इस बार तो सिर्फ 36 मिनट लगे। लिन मोयू ने हम किया। घड़ी में 3 घंटे और 18 मिनट बचे थे। अगर सब ठीक रहा तो 4 और स्वाइप कोई बड़ी बात नहीं थी। शायद 5 स्वाइप ही काफी हो। पृथ्वी रत्न, पृथ्वी क्रिस्टल और पृथ्वी हृदय की तरह ये तीनों आरक्षित सामग्रियां भी बहुत ज्यादा नहीं है। दोनों कॉपी को छोड़कर वापस अंदर चले गए। बाहर मौजूद रसातल दानव और ड्रैगन अभी तक होश में नहीं आए थे। किसने सोचा होगा कि इस स्तर की कॉपी को 2 लोगों के लिए हराने में 40 मिनट से भी कम समय लगेगा? यह तो बहुत आसान है।
क्या ये सचमुच इंसान है? ये किसी बॉस का पुनर्जन्म तो नहीं हो सकता। पृथ्वी के केंद्र की प्रतिलिपि को नष्ट करने में 40 मिनट लगे। क्या अब पृथ्वी के केंद्र की प्रतिलिपि की कठिनाई इतनी कम हो गई है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है उसने कुछ खास उपकरणों का इस्तेमाल किया होगा जिनके बारे में हमें पता नहीं है। खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जिंदा नहीं जाने दिया जा सकता। चिंता मत करो, हम तैयार हैं। अगली बार जब वो बाहर आएगा, हम उसे मार गिराएंगे, वो बच नहीं पाएगा। रसातल के दानव और ड्रैगन प्रतिलिपि को घातक निगाहों से घूरते हुए इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। उनकी आंखों में हत्या का इरादा और भी गहरा होता जा रहा था। वातावरण बदल गया। जियांग हानशान ने इसे पहले ही भांप लिया और धीमी आवाज में चिल्लाया, वे शायद हमला करने वाले हैं, सब तैयार हो जाओ। हम तो बहुत पहले से तैयार हैं। थोड़ी देर में बहुत सारे लोगों को मार डालेंगे। वातावरण लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है, तलवारें तनी हुई हैं और किसी भी क्षण एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। यदि राक्षस और ड्रैगन एक दूसरे का साथ न देते तो वे बहुत पहले ही युद्ध में उतर चुके होते। यहां तक कि अगर वे भी एक साथ आ जाते, तो मानव जाति भी लड़ने से उतनी ही निडर थी। चौथी बार प्रतिकृति में प्रवेश करते हुए लिन मुयू और मू जियानलियन का सहयोग और भी अधिक कुशल होता गया। अपने सामने के राक्षसों को तेजी से हटाते हुए उन्होंने प्रतिकृति के दूसरे चरण को पार करने में केवल 30 मिनट का समय लिया। कंकालों ने असाधारण कौशल से पृथ्वी फूल की तंतुओं को काट डाला, उसके शव के साथ चट्टान पर छलांग लगाए और भाग गए। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 277। अध्याय 277। 277। अध्याय 277। मैं मुख्य क्षेत्र के केंद्र में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आह! एक चीख गूंजी, फिर अचानक रुक गई। लिन मोयू को लगा जैसे भयानक हवा के झोंके उसके शरीर को चाकू की तरह चीर रहे हों। कंकाल का कवच चरमराया और लगभग टूट गया। कंकाल और चुड़ैल दानव सेनापति सब उड़कर जमीन पर गिर पड़े, हिलने डुलने में असमर्थ। मू जियानलियन भी कंकालों के साथ उड़कर जमीन पर गिर पड़ी, चाहे वह जीवित हो या मृत। अब केवल लिन मोयू ही खड़ा रह सका। और यह सब प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन की एक दहाड़ मात्र से हुआ। लिन मोयू के सामने प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन मानो पलक झपकते ही प्रकट हो गया। उसकी विशाल विशालकाय आंखें लिन मोयू को घूर रही थी। उसकी पीठ से सिहरन दौड़ गई और सिर तक पहुंच गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन की आंखों में उसे भाव और बुद्धिमत्ता दोनों दिखाई दिए। उसके सामने खड़ा प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन पहले देखे गए ड्रैगन से बिल्कुल अलग था। आखिर हुआ क्या? लिन मोयू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, चीजें उसकी समझ से परे होती जा रही थी। तुम हद पार कर चुके हो। गरजती हुई आवाज गूंजी, जिससे लिन मोयू चौंक गया। इस बॉस ने सच में बात की। मामला कुछ बेकाबू होता दिख रहा था। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। कहावत है, चीजें 3 बार नहीं होती, तुम मुझे कितनी बार और मारना चाहते हो? लिन मोयू ने ऊपर देखा, उसका दिमाग चकरा गया। ऐसी स्थिति का सामना न करने के कारण, सभी कारणों और परिणामों का विश्लेषण करते हुए, अचानक उसे 3 बड़े शब्द समझ में आए। कमजोर प्रकार। क्या तुम सचमुच एक प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन हो? लिन मोयू ने पूछा। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन ने गुनगुनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? उसकी नाक से 2 जोरदार सांसें निकली। कंकाल कवच फिर से चिरमराया और फिर धड़ाम से फट गया। लिन मोयू ने कंकाल कवच को फिर से नहीं जोड़ा। लोग तो एक ही सांस में कंकाल कवच को भी उड़ा सकते हैं। उसे मारना आसान है, और जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रतिकृति से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, और सभी बचाव के साधन बेकार हो गए हैं। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि उसके सामने खड़ा ये प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन मुख्य क्षेत्र में मौजूद प्राचीन लुवान पक्षी से भी कहीं अधिक भयानक है। प्राचीन ड्रैगन ने अपना सिर नीचे किया और पास आया, और लिन मोयू उसकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देख सका। लिन मोयू का दिमाग तेजी से चल रहा था। माननीय, आपने नियमों का उल्लंघन किया है। इस समय लिन मोयू को लगा कि प्रतिकृति में मौजूद प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन केवल एक दिखावा था, इसीलिए इसे कमजोर कहा गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसा दिव्य ग्रीष्म टावर का मुख्य विभाजन हुआ था। और ठीक हमारे सामने ये शरीर ऊपर आ गया। लेकिन लिन मोयू शांत हो गया था, जिससे वह साहस के साथ यह कह सका। तुमने क्या कहा? प्राचीन ड्रैगन ने जोरदार दहाड़ लगाई, हवा की लहरें उठी और एक भयानक आभा आकाश में फैल गई,
मानो वह पूरी प्रतिकृति को भेद देगी। बाहरी दुनिया में प्रतिकृति का प्रवेश द्वार तेज रोशनी से जगमगा उठा, जिससे धरती रोशन हो गई। सभी लोग अचंभित रह गए और सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या है। प्रतिकृति का प्रवेश द्वार कैसे चमक उठा और प्रतिकृति के अंदर आखिर क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता। 3 तरफा गतिरोध, जिसमें कोई भी अंदर जाकर देख नहीं सकता था। उम्मीद है कर्नल लिन को कुछ नहीं होगा, जियांग हानशान ने मन ही मन सोचा। गारलैंड नाइट रेन भी चिंतित थी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंतित मू जियानलियन थी। डुप्लीकेट में लिन मोयू ने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने कहा था कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। पृथ्वी के कोर डुप्लीकेट के स्तर पर तुम्हारे जैसा कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लिन मोयू को अब 80% यकीन हो गया था कि कॉपी बॉस उसके सामने मौजूद प्राणी का ही हमशक्ल है। प्राचीन ड्रैगन अचानक जोर से हंसा और कॉपी एक बार फिर बुरी तरह कांप उठी। लिन मोयू धैर्यपूर्वक और चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। वो समझ गया था कि उसके सामने मौजूद इस भयानक प्राणी का उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। प्राचीन ड्रैगन थोड़ी देर हंसा, फिर अचानक अपना सिर नीचे करके मुंह खोलकर दहाड़ा, मानो या न मानो, मैं तुम्हें अपनी एक सांस से राख कर सकता हूं। लिन मोयू ने सिर हिलाया, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। ओह, अब उसकी बारी थी जम जाने की। लिन मोयू हर बात पर नजर रखता था। हर दिन नया क्या है। छोटे समूह से उसने कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते तो अभी मिलते ही मार सकते थे, और तुम्हें मेरी मरे हुए सैनिकों की सेना पर कब्जा करने और जानबूझकर मेरे साथियों को बेहोश करने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि तुम मुझे चेतावनी देने आए हो। ये कहते हुए लिन मोयू शांत और संयमित दिख रहा था, जरा भी बनावटी नहीं। वैसे भी सबसे बुरा परिणाम मृत्यु ही है, उससे डरने की कोई बात नहीं है। प्राचीन ड्रैगन फिर हंसा, बुरा नहीं, तुम अच्छे हो। लिमरिक को पता था कि उसने सही अनुमान लगाया था, हर दिन का अनुसरण करते हुए। और भी नया। छोटे समूह के बाद से ने पूछा, तो क्या आपके पास कुछ और है? प्राचीन ड्रैगन ने अपना विशाल सिर हिलाया, ठीक है, मैं तो बस ये देखने आया था कि आदरणीय व्यक्ति की द्विस्थिति को इतनी बुरी तरह से क्या बिगाड़ सकता है। बिल्कुल सही, एक और अच्छा अनुमान। ये वास्तव में मुद्दे से ध्यान भटकाने का तरीका है। लिमरिक ने कहा, मुझे ये पता नहीं था। प्राचीन ड्रैगन की आवाज धीमी हो गई, जिससे लिन मोयू की बात बीच में ही रुक गई। ठीक है, इस पिता का इरादा तुम्हें खाने का नहीं था। तुमने बहुत पहले ही सही अनुमान लगा लिया था, इसलिए अब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह आदरणीय व्यक्ति यहाँ आया है और तुमसे सौदा करना चाहता है। लिन मोयू ने तुरंत थोड़े आदर के साथ कहा, वरिष्ठ, कृपया बोलिए। प्राचीन ड्रैगन ने कहा, जल्दी नहीं है, अभी आप इस सौदे को पूरा करने के योग्य नहीं है। जब आप ऊपरी अंतरिक्ष के वास्तविक केंद्र तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे, तो मेरे पिता वहां आपका इंतजार करेंगे। लिन मोयू ने तुरंत आश्चर्य का भाव प्रकट किया, आप कौन है? प्राचीन ड्रैगन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। माननीय व्यक्ति केंद्र में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही प्राचीन ड्रैगन 10,000 बिंदुओं के तारामंडल प्रकाश में विलीन हो गया। ये ठीक वैसा ही तारामंडल प्रकाश था जैसा लिन मोयू ने मूल क्षेत्र में राक्षस की मृत्यु के बाद देखा था। आपके सामने वह भंवर प्रकट हुआ जहां आप प्रति छोड़ सकते थे। लिन मोयू ने राहत की एक लंबी सांस ली। सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने सचमुच खुद को मारना नहीं चाहा, अन्यथा कोई भी निश्चित रूप से जीवित नहीं बचता। लिन मोयू को भी लगा कि बाई येओआन द्वारा दिया गया कठपुतली ताबीज किसी काम का नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा यह दूसरे पक्ष के लिए बस थोड़ा और काम बढ़ाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह ऊपरी अंतरिक्ष के मुख्य क्षेत्र के केंद्र में बैठा हुआ होना चाहिए। मुझे एहसास नहीं था कि इसमें बुद्धि है और यह कोई साधारण बॉस नहीं है। लिन मोयू को प्राचीन लुवान पक्षी याद आया। प्राचीन लुवान पक्षी बुद्धिमान प्रतीत होता था, क्योंकि उस समय उसकी आंखों में भी वैसी ही झलक देखी गई थी। बस फर्क इतना है कि प्राचीन लुवान पक्षी की बुद्धि साधारण है, कुछ साल के बच्चे जैसी। तुलना में प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन द्वारा अभी प्रदर्शित बुद्धि एक वयस्क से कम नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अनगिनत वर्षों तक न मारे जाने और बहुत कुछ जीने के कारण ये बुद्धिमान पैदा हुआ हो? या फिर उस मूल क्षेत्र में व्याप्त प्रकाश के कारण? मूल क्षेत्र का केंद्र, मुझे वहां कभी न कभी जाना ही होगा, और बदला जरूर लूंगा। प्राचीन लुवान पक्षी उसका पीछा करते हुए आकाश तक गया और फिर जमीन पर आ गिरा। वह बेहद दयनीय था।
लिमरिक इसे भला कैसे भूल सकता है। जब लिमरिक सोच रहा था, तभी चुड़ैल दानव सेनापति और कंकाल होश में आ गए। उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, बस उन पर नियंत्रण कर लिया गया था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के साधन कितने श्रेष्ठ थे, जो लिन मोयू की घटना से कहीं अधिक थे। एक धीमी सी आवाज के साथ मू जियानलियन चुपचाप जाग उठी। उसने अपना सिर सहलाते हुए पूछा, अभी क्या हुआ? लिन मोयू ने सिर हिलाकर कहा, सब ठीक है, कॉपी में बदलाव आ गया है और बॉस चला गया है। आंखें फाड़कर देखते हुए लिन मोयू का चेहरा लाल नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उसने इस बात को स्वाभाविक मान लिया हो। मू जियानलियन को विश्वास नहीं हो रहा था। कॉपी म्यूटेशन, इस तरह की चीज बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत कम देखने को मिलती है। पहले तो मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद इसका सामना कर पाऊंगा। उसकी याद में, वह अभी अभी प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के पास पहुंचा ही था कि उस पर दहाड़ पड़ी और वह बेहोश हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। कुछ प्रतियां रूपांतरित होकर बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। किसी बॉस का एक साथ कई स्तर ऊपर उठ जाना सामान्य बात है। लिन मोयू की ताकत के बावजूद भी यह खतरनाक हो सकता था। आखिर प्राचीन लुवान पक्षी का मामला अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। थोड़ी चिंतित होकर उसने पूछा, तो क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मू जियानलिन ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। अच्छा है कि तुम ठीक हो, अच्छा है कि तुम ठीक हो। लिन मोयू ने कहा, कॉपी का काम खत्म हो गया है, अब बाहर के उन लोगों से निपटने का समय आ गया है। मू जियानलिन ने आह भरी, क्या वह फिर से प्रकट नहीं होगा? सब कुछ खत्म हो गया है, वह फिर से कैसे प्रकट हो सकता है? ये कुंडा की द्विलोकन क्षमता थी। अब भले ही वह यहां खड़ा हो, लिन मोयू उसे फिर से नहीं मारेगा, चाहे वह मार न सके। लिन मोयू ने अपने और मू जियानलियन के लिए कंकाल कवच पहना और पृथ्वी रत्न निकालकर उसे सक्रिय किया। इस समय उसके पास 5 पृथ्वी रत्न थे, एक शिशिंगोन के लिए आरक्षित था और 4 उसके पास उपलब्ध थे। कंजूसी न करना स्वाभाविक था। पृथ्वी रत्न से एक पीली रोशनी निकली जिसने लिन मोयू को घेर लिया। लिमरिक शारीरिक क्षति में 50% की कमी का गुण प्राप्त करने की राह पर था, लेकिन उसे इससे संबंधित शारीरिक कौशल प्राप्त नहीं हुआ था। लिन मोयू ने मन ही मन इसकी तैयारी कर ली थी और उसे निराशा नहीं हुई। वैसे भी वह विधि का छात्र था। शारीरिक कौशल होने का क्या फायदा? उसे राक्षसों पर हमला करने देना मुश्किल है। क्या आत्मा ज्वाला शक्तिशाली नहीं है? क्या कंकाल के दांतों की गंध अच्छी नहीं होती? मुझे थोड़ी जिज्ञासा है कि अगर तुम्हारी समूह संग्रह तकनीक का इस्तेमाल रसातल के राक्षसों और ड्रैगन पर किया जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा? लिमरिक ने धीरे से कहा। मू जियानलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी कोशिश नहीं की। मौका मिले तो बाद में कोशिश कर लेना। जी हाँ, जी हाँ। लिन मोयू ने आधा मजाक किया, लेकिन मू जियानलिन ने गंभीरता से जवाब दिया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 278। अध्याय 278। 278। अध्याय 278। लिन मोयू की रक्षा करना। जब से प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन चला गया, तब से उस स्थान के बाहर की रोशनी भी गायब हो गई। लिन, सब कुछ फिर से शांत हो गया। बाहर लोग इंतजार कर रहे थे, सभी बेहद सतर्क थे। तभी अंतरिक्ष में एक हल्की सी विकृति दिखाई दी और 2 आकृतियां उस स्थान के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। वे बाहर आ रहे हैं। आक्रमण करना। भयंकर चीख पुकार के बीच अगाध राक्षसों और ड्रैगनों ने एक साथ हमला किया। उस स्थान से निकलने से लेकर टेलीपोर्टेशन के अंत तक लगभग 2 सेकंड का समय लगा। 2 सेकंड का समय भले ही कम हो, लेकिन हमलों की लहर शुरू करने के लिए ये काफी था। हवा में प्रकाश का एक बिंदु विस्फोटित हुआ और तुरंत ही एक विशाल अवरोध प्रकट हुआ, जिसने अपने भीतर मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। अगाध दानव अवरोध बनाने में माहिर थे और उनके पास कौशल और विभिन्न प्रकार के उपकरण दोनों मौजूद थे। अवरोध के अंदर उच्च स्तरीय यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन प्रतीक भी किसी काम के नहीं थे। लिन मोयू को मरना होगा, दोनों जातियों के बीच यही आम सहमति बनी थी। लिन मोयू की रक्षा करो। जिस क्षण उन्होंने हमला किया, जियांग हानशान भी दहाड़ उठा। सैकड़ों मानव संसाधन विशेषज्ञों को बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें काम पर लगा दिया गया था। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं जियांग हानशान कर रहे थे। उसने चार्ज स्किल शुरू किया और तेजी से उस जगह के सामने पहुंच गया। कौशल, समूह सुरक्षा।
हल्की रोशनी से जगमगाती एक मजबूत ढाल प्रकट हुई, जिसने इन मौके पर हमलों की पहली लहर को रोक दिया। आकाश से विशालकाय आग के गोले और उल्कापिंड गिरे, और सिर्फ एक नहीं, वहां 20 से अधिक ड्रैगन जादूगर मौजूद थे, सभी एक साथ हमला कर रहे थे, और प्रत्येक उल्कापिंड अत्यंत शक्तिशाली था। तीरों की भारी वर्षा हुई, जिससे एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ। अगाध राक्षसों ने अनगिनत तलवारों की तरह अगाध शक्ति की एक बड़ी मात्रा बिखेर दी, जिससे तीव्र विस्फोट हुए। मानव संसाधन पेशेवरों ने हमलों के बीच मोर्चा संभाला। जादूगरों और तीरंदाजों ने पहले ही राक्षसों और ड्रैगनों पर सीधे दूर से हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन अगाध दानव और ड्रैगन उड़ सकते थे, जिससे मनुष्य नुकसान में पड़ जाते थे। जियांग हानशान को एक ही समय में सैकड़ों हमलों का सामना करना पड़ा और उसकी ढाल चकनाचूर हो गई। दूसरी बाधा तुरंत सामने आ गई और उसके काम पर हावी हो गई। गारलैंड नाइट रेन आ गई, बस आधा सेकंड देरी से। उल्कापिंड गिरे और अवरोध 1 सेकंड से भी कम समय में फिर से चकनाचूर हो गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी ढालें उठा ली। दोनों ने लिन मोयू और मू जियानलियन की रक्षा की। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें एक दूसरे की रक्षा करनी ही थी। अचानक उन दोनों पर एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उन पर कंकालनुमा कवच प्रकट हुआ, जिसने सभी हमलों को रोक दिया। लिन मोयू की आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। जियांग हानशान ने हंसते हुए कहा, मुझे यही करना चाहिए। वह जानता था कि जब तक वह लिन मोयू को हमलों की पहली लहर को रोकने में मदद करेगा, इस लड़ाई का परिणाम पहले से ही तय हो चुका होगा। वह तो स्पष्ट था, लेकिन अगाध दानव और ड्रैगन स्पष्ट नहीं थे। वे अब भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वह बाहर है, उसे मार डालो। हम उसे हॉट ऑफ द अर्थ वापस नहीं लेने दे सकते। उसे मरना ही होगा। यहाँ एक भी इंसान को बख्शा नहीं जा सकता, सबको मार डालो। लिन मोयू के होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी और उसने जियांग हानशान से कहा, उन्हें नीचे आने दो। जियांग हानशान ने सिर हिलाया और तुरंत चिल्लाया, स्थानिक संयम। जियांग हानशान की टीम में मौजूद छाया जादूगर ने अपनी छड़ी को ऊपर उठाया, और प्रकाश की एक किरण निकली और हवा में विस्फोट हो गई। पलक झपकते ही एक स्थानिक अवरोध क्षेत्र बन गया, और अगाध राक्षस और ड्रैगन भय से आकाश से नीचे गिर पड़े। यह अच्छा नहीं है, उनके पास ऐसे जादूगर हैं जो स्थानिक संयम कौशल का उपयोग कर सकते हैं। अगर उनमें स्थानिक प्रतिबंध है तो क्या हुआ? हम लैंडिंग के बाद भी उन्हें मार सकते हैं। स्थानिक प्रतिबंध समय सीमित है, अधिकतम 1 मिनट। सभी लोग चिंता न करें। दोनों जातियों ने बिना किसी भय के उन्मादपूर्वक चिल्लाया। अचानक एक के बाद एक कई मरे हुए सैनिकों की सेनाएं जमीन पर प्रकट होने लगी। 13 मरे हुए सैनिकों की सेनाएं, जिनमें कुल 4290 कंकाल शामिल थे, हत्या करने के प्रबल इरादे के साथ प्रकट हुई। ये कैसे संभव है? उसे इतने सारे समन कैसे मिल सकते हैं? यह तो बस एक सेना है। अब मुझे समझ में आया कि वह इतनी जल्दी लेवल क्यों बढ़ा सकता है। ये सब मात्रा पर निर्भर करता है। रुको, ये स्थानिक अवरोध केवल 1 मिनट के लिए है। जब तक हम रुके रहेंगे, हम ठीक रहेंगे। अब तक अगाध दानवों और ड्रैगन को आखिरकार समझ आ गया था कि लिन मोयू किस तरह से इंस्टेंसेस को क्लियर कर रही थी। 40 मिनट से भी कम समय में उसने एक मामला सुलझा लिया। ये शॉर्टकट लेने की बात नहीं थी, यह असली ताकत की बात थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे 1 मिनट भी टिक नहीं सके, और लिन मोयू उन्हें मौका नहीं देगी। अगाध दानव और ड्रैगन मरे हुए लोगों की सेना के ठंडे आलिंगन में समा गए। लिन मोयू की पीठ पर अचानक गर्मी का तेज झोंका आया और वह फट पड़ी। कौशल, शक्तिशाली सैनिक। एक चकाचौंध भरी रोशनी पड़ी, और सभी कंकाल सामूहिक रूप से मजबूत हो गए। स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स के साथ साथ मू जियानलियन की ग्रुप कलेक्शन आर भी सक्रिय हो गई। आसमान में एक शानदार आतिशबाजी फूटी, और अधिकांश अगाध दानव और ड्रैगन आतिशबाजी की रोशनी से ढक गए, जो उनकी आंखों में चमक रही थी। यह क्या है? ये क्यों चमक रहा है? उनकी असमंजस भरी आवाजों के बीच कंकाल योद्धाओं और कंकाल जादूगरों के हमले पहले ही शुरू हो चुके थे। कंकाल योद्धाओं के कौशल विस्फोट ने उस क्षण भयानक क्षति पहुंचाई। युद्ध के मैदान में चीखें एक के बाद एक गूंज रही थीं। फिर वे कंकाल जादूगरों के मंत्रों के प्रभाव में आ गए। महज कुछ ही सेकंड में युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। मजबूत सैनिक कौशल के प्रभाव में शवों के विस्फोट से भी बचाव हुआ। कंकाल योद्धाओं की ताकत ने सभी की उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर लिया था।
जब पहली बार स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स कौशल का उपयोग किया गया तो इसने सीधे एबिसल फायर स्पिरिट को मार डाला। इन साधारण राक्षसों और ड्रैगनों का तो जिक्र ही न करें। जैसा कि जियांग हानशान ने सोचा था, जब लिन मोयू ने कार्रवाई की तो परिणाम पहले से ही निर्धारित था। लिन मोयू की ओर से लगातार नई नई जानकारियां सामने आती रहीं। बड़ी संख्या में हत्या के संदेश, भरपूर अनुभव और बड़ी संख्या में सैन्य उपलब्धियां। वहां 300 से अधिक अगाध दानव और ड्रैगन मौजूद थे, और वे सभी 50 के स्तर से ऊपर थे। प्रत्येक व्यक्ति को 2000 सैन्य योग्यताएं प्राप्त हुई। कुल मिलाकर लगभग 7 लाख सैन्य उपलब्धियां। उन्होंने और मू जियानलियन ने इन सैन्य उपलब्धियों को आपस में बांट लिया। उन दोनों के कंधों पर लगा सैन्य बैज चमक रहा था। लिन मोयू के कर्नल बैज पर एक तारा अंकित था। उन्हें एक सितारा कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया। इस समय मू जियानलियन के 3 सितारा लेफ्टिनेंट बैज में भी शानदार बदलाव आया और वह कर्नल बन गए, लेकिन फिर भी उस पर कोई सितारा नहीं था। मू जियानलियन को कर्नल के पद पर पदोन्नति से कोई खास खुशी नहीं हुई। इसके बजाय उसने लिन मोयू से कहा, वाह, आपकी पदोन्नति हो गई है। लिन मोयू के शरीर से एक सफेद रोशनी निकली, उसे पदोन्नति मिल गई थी। कई चुनौतियों का सामना करने और इतने सारे अगाध राक्षसों और ड्रैगन का सामना करने के बाद भी वह लेवल बढ़ाने में कामयाब रहा। मू जियानलियन के साथ टीम बनाने और आधा अनुभव प्राप्त करने के बावजूद भी वह लेवल बढ़ाने में कामयाब रहा। लेवल 30 के बाद अधिकांश पेशेवरों को अगले लेवल पर जाने के लिए 2 या 3 महीने की आवश्यकता होती थी। लगभग 31वें स्तर से लेकर अब 34वें स्तर तक लिन मोयू को खुलकर मंडराना शुरू किए हुए केवल 20 दिन ही हुए थे। ये गति पहले से ही बहुत तेज मानी जाती थी। न केवल उसका कौशल बढ़ा, बल्कि लिन मोयू ने ये भी पाया कि उसकी लाश विस्फोट कौशल का स्तर भी बढ़ गया था। ये स्तर 5 पर पहुंच गया था। लाश विस्फोट स्तर 5 लाशों को विस्फोटित करें, जिससे 5 मीटर के दायरे में मौजूद दुश्मनों को लाश के स्वास्थ्य के 30% के बराबर क्षति पहुंचे। प्रतिभा प्रवर्धन के बाद कौशल की मारक क्षमता 200 मीटर तक पहुंच गई और क्षति शव के स्वास्थ्य के 12 गुना तक पहुंच गई। लिन मोयू को लगा कि जब तक उसके पास पर्याप्त शव होंगे, वह रसातल को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। यह विचार आते ही गायब हो गया। उसने मुख्य क्षेत्र के बारे में सोचा। वहां कोई लाश थी ही नहीं, तो फिर इसका क्या मतलब है? वह शवों को मुख्य क्षेत्र में भी नहीं ला सकता था। मृत्यु के बाद शव 10 मिनट से कुछ अधिक समय में ही अपनी जीवन शक्ति खो देते थे। तब तक वे बेकार हो जाएंगे। कॉप्स एक्सप्लोजन की अधिकतम शक्ति को उजागर करने के लिए ताजा शवों की आवश्यकता थी। कंकालों ने ड्रैगन जाति के पेशेवरों के उपकरणों को छीनना शुरू कर दिया। ड्रैगन जाति के पेशेवर हमेशा बहुत सी चीजें लाते थे, और भले ही मानव जाति उनका सीधे उपयोग न कर सके, लेकिन उन्हें सामग्रियों के लिए पुनर्चक्रित किया जा सकता था। लिन मोयू ने विशाल मात्रा में जानकारी को देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। तो समूह संग्रह कला राक्षसों के खिलाफ भी उपयोगी है। राक्षसों का संहार। ग्रुप कलेक्शन आर्ट के माध्यम से डेमन कोर फ्रेगमेंट्स प्राप्त किए गए। दानव मूल के टुकड़े। उपयोग के बाद 1 घंटे के लिए दानव आभा से घिरे रह सकते हैं। समूह संग्रह कला के माध्यम से निम्न स्तरीय ड्रैगन जाति का सार प्राप्त किया गया। निम्न स्तरीय ड्रैगन जाति का सार, इसे रसायन शास्त्रियों द्वारा औषधियों में परिवर्तित किया जा सकता है, और युद्धक्षेत्र उपकरण बनाते समय लोहारों और रसायन शास्त्रियों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। पहली नजर में डेमन कोर फ्रेगमेंट्स बहुत उपयोगी नहीं लग रहे थे। राक्षसी आभा से घिरा होना। लेकिन गहन विचार विमर्श के बाद लिन मोयू को इन सामग्रियों का उद्देश्य पता चल गया। अगर एक दिन वह अकेले ही अथाह गहराई में उतर जाए, तो शायद उसे उनकी जरूरत पड़ सकती है। आमतौर पर राक्षसों को मारने से, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो, केवल राक्षसी रक्त ही प्राप्त होता था। अप्रत्याशित रूप से ग्रुप कलेक्शन आर्ट के माध्यम से वह डेमन कोर फ्रेगमेंट्स भी प्राप्त कर सकता था। और निम्न स्तरीय ड्रैगन जाति का सार। एलिमेंटल बैटलफील्ड इंस्टेंस में मारे गए ड्रैगन राक्षसों से भिन्न। लिन मोयू द्वारा प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने ड्रैगन जाति के इन पेशेवर सैनिकों को मार गिराया और उसे कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई। फिर भी मुझे लगा कि वे कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लगता है कि उन्हें झाओवान के प्राप्त करने के लिए अभी भी ग्रुप कलेक्शन आर्ट की आवश्यकता है। लिन मोयू को यह एहसास हुआ कि मू जियानलियन जैसे दुर्लभ दिग्गज पेशेवरों की भूमिका न केवल तात्कालिक स्थितियों में बल्कि युद्ध के मैदान में भी होती है।
मानव दल में जियांग हानशान और अन्य लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। स्पष्ट रूप से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी, लेकिन ये पलक झपकते ही कैसे समाप्त हो गई। लिन मोयू ने किस कौशल का प्रयोग किया? उसके कंकाल अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? उनकी संख्या न केवल अधिक थी, बल्कि वे अधिक शक्तिशाली भी थे, अन्यथा कुछ ही सेकंड में लड़ाई समाप्त करना संभव नहीं होता। अचानक किसी ने लिन मोयू की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, यह आदिम रुन का प्रकाश है। जी हाँ, यह आदिम प्रतीक का प्रकाश है। उसके बाएं हाथ के पिछले हिस्से को ध्यान से देखो, वहां आदिम प्रतीक की एक पूंछ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हर आदिम रून बहुत शक्तिशाली होता है। यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, तो ये थोड़े समय में दसियों या सैकड़ों गुना अधिक युद्ध शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता है। मुझे उससे ईर्ष्या होती है। वह अभी केवल 33वें स्तर पर है। अरे नहीं, अब वह 34वें स्तर पर है। वह केवल 34वें स्तर पर है और प्राइमेवल रून प्राप्त कर सकता है। मुझे भी उससे ईर्ष्या होती है। मैं कुछ वर्षों से प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हूं, और मैंने अभी तक एक भी आदिम प्रतीक का नामोनिशान नहीं देखा है। हे, अगर तुमने इसे देख भी लिया, तो क्या तुम इसे रख पाओगे? लोग एक के बाद एक चर्चा कर रहे थे और लिन मोयू को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। इस तरह से कम लेवल 50 के 300 से अधिक रसातल राक्षसों और ड्रैगनों को आसानी से मार गिराया गया। आदिम रून की सहायता से भी लिन मोयू की अपनी शक्ति को साबित करने के लिए यह पर्याप्त था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 279 अध्याय 279 279 पुस्तक अध्याय 279 अगली बार आप अपनी आंखें नहीं चाहेंगे। लिन मोयू ने इस पृथ्वी के कोर प्रति से प्राप्त लाभों का जायजा लिया। इससे पहले और बाद में कुल 3 प्रतिकृतियां थीं, और चौथी बार स्वयं प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के अवतरण के कारण ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। मू जियानलियन की उपस्थिति के कारण अनुभव आधा हो गया और बाकी सभी लाभ दोगुने हो गए। मुझे 6 अर्थ जेम, 6 अर्थ क्रिस्टल और कुल 14 अर्थ हॉट प्राप्त हुए। मैंने और मू जियानलियन ने एक एक अर्थ जेम का इस्तेमाल किया। उसने खुद भी 2 अर्थ क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। अग्नि, विष और पृथ्वी इन 3 तत्वों से मिलकर बना एक मौलिक ईश्वरीय पत्थर संश्लेषित किया गया। साथ ही पृथ्वी और अग्नि इन 2 तत्वों से मिलकर बना एक मौलिक ईश्वरीय पत्थर भी संश्लेषित किया गया। फिलहाल 4 अर्थ जेम और 4 अर्थ क्रिस्टल बचे हैं। पृथ्वी का हृदय हॉट ऑफ द अर्थ का उपयोग नहीं किया गया था। यह मानव युद्ध सामग्री थी और फिलहाल व्यक्तिगत रूप से उसके लिए बेकार थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से ही लिन मोयू के जीतने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। हर तरह के अवसरों ने उनकी ताकत में काफी वृद्धि की है। बाय युवान सही थी, हालांकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र खतरनाक था, लेकिन वहां हर जगह अवसर मौजूद थे। इससे हमेशा काफी मजबूती मिलती है, बशर्ते ये बहुत ज्यादा अव्यवस्थित न हो। दिव्यता की शक्ति को स्तर 34 तक बढ़ा दिया गया है, और हर बार अपग्रेड होने पर यह विशेषताओं को अतिरिक्त 34% तक बढ़ा देता है। लिन मोयू को यह समझ नहीं आ रहा था कि दैवीय शक्ति से करियर में उन्नति की संभावना कैसे बढ़ सकती है। लेकिन ये सच है कि जितनी जल्दी आप इसे प्राप्त कर लें, उतना ही बेहतर है। मू जियानलियन कारण नाइट रेन के समूह में लौट आए, और लिन मोयू को अकेले सड़क पर चलने की आदत हो गई थी। लिन मोयू के साथ किसी कॉपी की तेजी से जांच करने का अनुभव उनके लिए एक नया अनुभव था। वो एहसास कितना अच्छा और रोमांचक होता है। मू जियानलियन को पहले से ही इस एहसास की लत लग चुकी थी। वह अनिच्छा से लिन मोयू को जाते हुए देखती रही, जब तक लिन मोयू पूरी तरह से उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, तब तक वह वहां से हिल भी नहीं सकी। क्या इसे छोड़ने का मन नहीं करता? गारलैंड नाइट रेन अचानक शरारती चेहरे के साथ मू जियानलियन के कान में सुनाई दी। मू जियानलियन चौंक गई, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो सच है, रात्रि वर्षा बहन, बकवास मत करो। जिया लेन नाइट रेन हंसते हुए बोली, अरे, हमारी छोटी फाइबर अभी भी शर्मा रही है। कैरन नाइट रेन के शब्दों पर सबने हंसते हुए प्रतिक्रिया दी। नाइट रेन नाइट्स की बहनें एक एक करके मू जियानलियन को देखने लगी और हल्के से हंसते हुए अपने मुंह ढक लिए। मू जियानलियन उस नजरिए से शर्मिंदा हो गई, सच में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस लगता है कि जिस तरह से वह किताब को सरसरी तौर पर पढ़ता है वह बहुत खास, बहुत रोमांचक और खासकर बहुत तेज है।
गार्लैंड नाइट रेन के मन में भी जिज्ञासा जागृत हुई। जल्दी बताओ, तुम कैसे ब्रश अप करते हो? कई महिलाएं आसपास जमा हो गईं। वे इस बात को लेकर भी बेहद उत्सुक थे कि लिन मोयू ने उनकी किताबें कैसे चुराईं। आपने पृथ्वी के कोर की कॉपी 40 मिनट से भी कम समय में कैसे पूरी कर ली? रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे अच्छा समय 6 घंटे से अधिक था। और ये तब है जब 20 से अधिक लोग एक साथ इस पुस्तक में शामिल हुए हैं। मु जियानलियन ने इसे छुपाया नहीं और सब कुछ बता दिया। जब वह बोल रही थी तब उसके हाथ में एक टेलीपोर्टेशन स्टोन था। ये लिन मोयू द्वारा दिया गया एक पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टोन था और ये दो तरफा पोजिशनिंग की सुविधा देता था। लिन मोयू और उसने डायमंड ड्रैगन हॉल की एक प्रति मिलने पर एक दूसरे को सूचित करने पर सहमति जताई। मु जियानलियन इस बात का भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि लिन मोयू उसे फिर से अपने साथ किताबों की सफाई करने और तेजी से सफाई करने का आनंद लेने के लिए ले जाएगा। लिन मोयू भीड़ की सम्मानपूर्ण निगाहों के बीच से चली गई। पृथ्वी के केंद्र की वह प्रतिकृति गायब हो गई है और केंद्र क्षेत्र के बीच में बैठा वह विशालकाय जीव अच्छे स्वभाव का नहीं लगता। पृथ्वी के केंद्र की प्रतिलिपि कब पुनः प्रकट होगी, यह उसके मनोदशा पर निर्भर करता है। वह एक बार फिर दानव ड्रैगन महल की एक प्रति खोजने के रास्ते पर निकल पड़ा। डायमंड ड्रैगन हॉल बाय युवान द्वारा दिया गया एक कार्य और उसकी अपनी खोज दोनों थी। प्रतिभा। किसी प्रतिभा को जागृत करना कितना मुश्किल होता है। लिन मोयू को यकीन नहीं था कि सिस्टम द्वारा दी गई प्रतिभा को प्रतिभा माना जाता है या नहीं। अगर वह गिनती करता है, तो अगर वह दूसरी बारी में अपनी प्रतिभा को फिर से जगाता है, तो बाय युआन की संभावना केवल 30% होगी, भले ही उसने अच्छी व्यवस्था की हो। इसीलिए डायमंड ड्रैगन हॉल की प्रति में जाकर ड्रैगन क्रिस्टल प्राप्त करना बेहद महत्वपूर्ण है। ड्रैगोग्लेस के माध्यम से प्रतिभा प्राप्त करने की संभावना होती है। जब समय आएगा, भले ही आप दूसरी बारी में उस प्रतिभा को जागृत न कर पाएं, तो भी यह कोई नुकसान नहीं होगा। लिन मोयू ने उन शब्दों को और तीव्र गति से दोहराया जो देव जादूगर जुयान ने स्वयं से कहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मानव जाति में एक और त्रिगुणित, ईश्वर स्तरीय शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रकट होगा। 3 प्रतिभाओं से परिपूर्ण, ईश्वर तुल्य शक्तिशाली व्यक्तित्व के बारे में सोचना ही भयावह था। यह मानव जाति को सैकड़ों वर्षों तक आशीर्वाद देने के लिए पर्याप्त था ताकि अगाध दानव और ड्रैगन जाति जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने का साहस न करे। बेशक, इसके कारगर होने के लिए तीनों प्रतिभाओं का शक्तिशाली होना आवश्यक था, और यह व्यर्थ प्रतिभा नहीं हो सकती थी। लिन मोयू अतिरिक्त कंकालों को बुलाते हुए चल रही थी। वह लेवल 34 पर है और मरे हुए लोगों की सेना को फिर से भरने की जरूरत है। लेवल 34 तक पहुंच चुके 14 विचफाइंडर जनरलों में से प्रत्येक के पास 340 कंकाल हो सकते हैं। इस बार भी स्केलेटन मेज की भरपाई जारी है। जब पुनः पूर्ति हो जाए तो आपके स्वयं के संबंध स्थान में मौजूद अतिरिक्त कंकालों को छोड़कर इन 14 अमर सेनाओं में कंकालों की कुल संख्या 4760 होगी। ये लेवल 33 की तुलना में लगभग 500 अधिक है। जब तक आपका सामना प्राचीन लुवान पक्षी जैसे किसी उड़ने वाले बॉस से न हो जाए, जिसके हमले बेहद शक्तिशाली होते हैं। स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल के साथ लिन मोयू को अधिकांश बॉस का सामना करने का पूरा भरोसा था। अब बस एक ही दिक्कत है कि तुम उड़ नहीं सकते। लेवल 70 तक पहुंचने तक अधिकांश मानव पेशेवरों के लिए उड़ने में असमर्थता भी सबसे बड़ी कमी थी। लगातार 10 दिनों की यात्रा के बाद लिन मोयू ने आखिरकार सभी मरे हुए सैनिकों की टुकड़ियों को फिर से संगठित कर लिया था। एक बार छोड़े जाने पर 14 मरे हुए सैनिकों की टुकड़ियां इतनी शोरगुल वाली और शक्तिशाली थी कि वे एक पूरी तरह से भयावह सेना बन गईं। आगे बढ़ते हुए, रास्ते में आने वाले राक्षसों को खत्म करते हुए, मुख्य क्षेत्र के निकट काफी संख्या में राक्षस मौजूद हैं। हालांकि कॉपी करने जितना अनुभव नहीं मिलता, फिर भी कुल मिलाकर यह ठीक है। अभ्यास करने के लिए कॉपी स्वाइप करना सबसे अच्छा तरीका है। 10 दिनों तक पैदल चलने के बाद भी न तो कोई रहस्यमय लोक नजर आया और न ही किसी चीज की कोई प्रतिकृति। इसके बजाय उनका सामना अगाध राक्षसों और ड्रैगनों की कुछ लहरों से हुआ। ड्रैगन कबीले का गिरोह ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, और लिन मोयू ने उन्हें जल्दी से धोखे से हरा दिया और सीधे उनका सफाया कर दिया। एबिस उससे कहीं अधिक समस्याग्रस्त है। कुछ रसातल राक्षसों ने लिन मोयू के कंधे पर एक सितारा कर्नल रैंक वाले व्यक्ति को देखा और वे जरा भी रुकने की हिम्मत किए बिना जितनी तेजी से हो सके भाग गए।
लिन मोयू इतनी आलसी थी कि उनके पीछे जाने की जहमत ही नहीं उठाई। कुछ चतुर अगाध राक्षसों की नजर में, जो लोग कर्नल के पद तक पहुंच सकते थे, वे मूल रूप से उनके और ड्रैगन के खून से सने हुए थे। वे ऐसे लोगों से नफरत करते थे और उनसे डरते थे। धीरे धीरे लिन मुयू के बारे में खबर प्राचीन युद्ध क्षेत्र में फैल गई। अगाध दानव और ड्रैगन जाति, साथ ही मानव जाति, सभी जानते थे कि लिन मुयू नाम का एक व्यक्ति अस्तित्व में था। एक अगाध दानव भी था जिसने अगाध लोक को ये खबर भेजी। अगाध लोक के कई दानवों को यह भी पता था कि एक विदेशी, जो केवल 34वें स्तर का था लेकिन एक सितारा कर्नल के पद तक पहुंच चुका था, प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुआ था। अगर वे उसे मार सके तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन राक्षस मूर्ख नहीं होते और कोई भी मरने के बारे में नहीं सोच रहा होता। अगाध लोक एक स्थिर काला रंग नहीं है, वहां हर जगह हरी ज्वालाएं जल रही हैं। वहां जादुई प्रकाश पक्षी के नाम से जाने जाने वाले विचित्र जीव भी हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। उड़ान भरते समय वे प्रकाश विकीर्ण करते हैं, जिससे अगाध लोक में प्रकाश फैलता है। मैजिक लाइट बर्ड्स न तो दानव हैं और न ही जादुई प्राणी, बल्कि वे केवल रसातल की दुनिया में रहने वाले जीव हैं। वे इतने असंख्य और अनगिनत हैं कि वे लगभग पूरे अगाध जगत को ढक लेते हैं। और कोई भी राक्षस उन्हें परेशान नहीं करता क्योंकि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता। उस भव्य महल के बाहर, जहां प्रेत राजा स्थित था, अंतरिक्ष में हलचल और उतार चढ़ाव हुआ, और फिर अंधेरे से आग का एक विशाल गोला निकला। आग की लपटों में एक आंख खुल गई। ज्वाला दानव राजा क्रोधित स्वर में प्रेत दानव राजा के महल के बाहर प्रकट हुआ। प्रेत दानव राजा, बाहर आओ। आवाज इतनी तेज गूंजी कि पूरा महल हिल गया। नींद से भरी आंखों और क्रोध से भरी हुई प्रेत दानव राजा की आकृति हवा में प्रकट हुई। फ्लेम, क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने मेरी नींद में खलल डाला तो क्या होगा? आग की लपटें अचानक हिंसक रूप से उछल उठी, मानो वे सिहर उठी हो। ज्वाला दानव राजा ने अभी भी उसका चेहरा पकड़ रखा था। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि लिन मुयू प्राचीन युद्ध क्षेत्र में है? फैंटम किंग ने जम्हाई ली। मुझे पता है, क्यों? अग्नि दानव राजा ने कहा। अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता था? प्रेत दानव राजा ने एक कोमल हंसी हंसी। बेतुका है, मुझे पता है कि वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? आप मेरे लिए किस तरह के व्यक्ति हैं? जब तक तुम मेरे साथ एक रात नहीं बिताओगे, लोग तुम्हें सब कुछ बता देंगे। ज्वाला की लपटें और भी अधिक हिंसक रूप से भड़क उठी, और ज्वाला दानव राजा 100 मीटर पीछे की ओर झट से गिर गया। प्रेत दानव राजा ने कोमल हंसी हंसी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? इस बार यह राजा तुम्हें माफ कर देगा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो आप यह आंख नहीं चाहेंगे। उन विशाल आंखों में क्रोध उमड़ आया, लेकिन उन्होंने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि दोनों दानव राजा स्तर के अस्तित्व थे, फिर भी ज्वाला दानव राजा जानता था कि वह प्रेत दानव राजा से हीन है। अगर सचमुच कोई लड़ाई होती, तो वह अपनी इस आंख को नहीं बचा पाता। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इज्जत की जरूरत तो अभी भी बनी रहती है। ज्वाला दानव राजा ने जोरदार स्वर में कहा। चूंकि आपको पता है कि लिन मुयू प्राचीन युद्ध क्षेत्र में है, तो आप किसी को भेजकर उसे क्यों नहीं मार देते? प्रेत दानव राजा ने कोमल हंसी हंसी। तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसे मारने के लिए किसी को नहीं भेजा? मैंने तो रेड मून डेमन और एबिसल फायर स्पिरिट को भी भेजा था, फिर भी मैं उसे मार नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि आपको प्राचीन युद्ध क्षेत्र के नियम नहीं पता। अगर आप ये क्षमता हासिल करना चाहते हैं, तो इसे स्वयं करें। तुम यहां मुझे ढूंढते हुए क्या कर रहे हो? ज्वाला दानव राजा ने गहरी आवाज में कहा। मैं लिन मुयू के बारे में जानकारी जानना चाहता हूं। फैंटम किंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्या जानना चाहता है। ये लिन मुयू के कौशल, गुणों आदि के बारे में कुछ जानकारी से ज्यादा कुछ नहीं था, ताकि वह उसकी कमजोरियों की तलाश कर सके। हालांकि प्रेत दानव राजा इसे तुच्छ समझता था, लेकिन एक दानव राजा होने के नाते उसे अंततः सम्मान देना ही पड़ता था। प्रेत राजा ने उस पर एक काला पत्थर फेंका। आपको जो भी जानकारी चाहिए, वह सब उसमें मौजूद है। मैं हर एक का अनुसरण करने जा रहा हूँ। हर दिन। और भी, नवागंतुक। लिटिल से, मैं सोने जा रहा हूँ। सोने जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मुझे दोबारा परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगा। इतना कहकर फैंटम किंग हवा में गायब हो गया।
ज्वाला दानव राजा ने काला पत्थर उठाया और जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की, वगैरह वगैरह, गायब हो गया। कांक्षी कट्टरपंथी 118 विज्ञान संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 280 अध्याय 280 पुस्तक अध्याय 280 क्या मुझे मौत के जाल में फंसाना संभव है? लिन मोयू को नहीं पता था कि वह कितनी दूर आ गया है। दसियों हजार किलोमीटर या शायद 100,000 किलोमीटर। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दिन रात का कोई स्पष्ट भेद नहीं था। अगर उसके संचार यंत्र पर समय प्रदर्शित न होता तो लिन मोयू को यह भी पता न चलता कि वह कितने समय से इस विशाल क्षेत्र में यात्रा कर रहा है। मुख्य क्षेत्र की परिधि के साथ साथ यात्रा अंतहीन प्रतीत होती रही। ऊपरी अंतरिक्ष के 3 क्षेत्रों में से मुख्य क्षेत्र सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक था। लिन मोयू का निकट भविष्य में, जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, उसमें पुनः प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था। उसके कंकालनुमा साथी आगे आगे चल रहे थे और रास्ते में आने वाले राक्षसों को मार गिरा रहे थे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में राक्षसों को पूरी तरह से पराजित करना संभव नहीं था। मारे गए जीव धरती में समा जाते थे और कुछ समय बाद नए शत्रु बनकर फिर प्रकट हो जाते थे। ये चक्र अनगिनत वर्षों से चलता आ रहा था। लिन मोयू शाश्वत युद्ध क्षेत्र और युआन युद्ध क्षेत्र के बीच समानताओं और असमानताओं पर विचार कर रही थी। जहां युआन युद्ध क्षेत्र में मानव जाति के रसातल लोक के साथ ऐतिहासिक संघर्षों के प्रमाण मिलते थे, वहीं शाश्वत युद्ध क्षेत्र की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई थी, जो अनगिनत युगों से अस्तित्व में था। बाय युआन और मिंग आनवेन के बीच हुई बातचीत को याद करते हुए, लिन मोयू ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के रहस्यों में गहराई से उतरने के खतरों पर विचार किया। इसके रहस्यों की खोज में निकले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे, और इस प्रयास में मानव जाति ने अपने कई सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को खो दिया था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के सबसे गहरे रहस्यों को जानने के लिए अंतरिक्ष की गहराई में जाना पड़ता था, जो कि सबसे खतरनाक क्षेत्र था। लिन मोयू ने इस बारे में सोचते हुए भविष्य में ऐसी ही एक यात्रा पर जाने का संकल्प लिया। अपनी उंगलियों पर झिलमिलाती रोशनी के साथ उसने एक कंकाल जादूगर को बुलाया, जो उसकी अमर सेना में 15वां सदस्य था। लिन मोयू ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए लगन से काम किया, ये जानते हुए कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अनगिनत खतरे छिपे हुए हैं। कठिन यात्रा और लगातार रसद की आवश्यकता के बावजूद लिन मोयू आगे बढ़ता रहा। उसके कंकाल योद्धा, जिनकी संख्या अब हजारों में थी, इस खतरनाक क्षेत्र में दुर्जय सहयोगी थे। अपनी बहन की असाधारण प्रतिभा और उसकी अभूतपूर्व प्रगति को देखते हुए लिन मोयू उसकी क्षमता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वहीं उनकी अपनी प्रगति सराहनीय होते हुए भी उसकी तुलना में फीकी पड़ गई। अपने विचारों में खोए हुए लिन मोयू का ध्यान एक विचित्र आभा की ओर आकर्षित हुआ। इसमें ड्रैगन जाति के रक्त के अंश थे, फिर भी इसमें कुछ विशिष्ट रूप से अनूठापन था। लिन मोयू ने इसे महसूस किया। इस आभा में न केवल ड्रैगन वंश का सार समाहित था, बल्कि एक रसातल दानव की उपस्थिति के साथ साथ उसकी प्रतिकृति की आभा भी थी। मैजिक ड्रैगन हॉल। लिन मोयू के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसकी आंखें खुशी से भर उठी। आभा बिल्कुल वैसी ही थी जैसा बाई युआन ने वर्णन किया था। इतने दिनों की खोज के बाद आखिरकार उसे वह मिल ही गई थी। लिन मोयू बिना किसी झिझक के आगे बढ़ गई। दूरी ज्यादा नहीं थी, लगभग 100 किलोमीटर, और वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ मिनटों बाद लिन मोयू अचानक रुक गया। उसकी आंखें भारी हो गईं। नहीं, आकाश में प्रकाश की कोई किरण नहीं थी, कोई दिव्य दृश्य नहीं था। वह उस आभा को महसूस करने में इतना उत्साहित हो गया था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब दानव ड्रैगन हॉल की प्रतिकृति प्रकट होती है तो आकाश और पृथ्वी में हमेशा कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं। ये दृश्य हजारों किलोमीटर तक फैलते हैं और तीनों कुलों के बहुत से लोगों को आकर्षित करते हैं। एक भयंकर युद्ध होना तय है। हालांकि इस समय केवल डेमोनिक ड्रैगन हॉल की आभा ही मौजूद थी और इससे संबंधित कोई असामान्यता नहीं थी। 2 संभावनाएं हैं। एक, राक्षसी ड्रैगन हॉल की प्रतिकृति अभी पूरी तरह से नहीं बनी है और विसंगतियां प्रकट नहीं हुई हैं। दूसरी, ये बिल्कुल भी राक्षसी ड्रैगन महल नहीं है। जब लिन मोयू इस बारे में सोच रहा था, तभी उसने दूर कहीं एक प्रकाश का धमाका देखा। एक विशाल, रंगीन बादल बन गया, जिससे चारों ओर रोशनी फैल गई। रंगीन बादलों का दायरा बहुत बड़ा था और उनके भीतर से लिन मोयू ने एक प्रतिकृति भंवर बनते हुए देखा।
स्वर्ग और पृथ्वी का दृश्य प्रकट हो गया था, प्रतिकृति बन रही थी, और आभा बिल्कुल सटीक थी। यह महज संयोग था कि यह ठीक उसी समय प्रकट हुआ जब उसने इसके बारे में सोचा था। लिन मोयू को हल्का सा आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसे जाकर देखना ही था। अब वह रंगीन बादल से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। कुछ ही मिनटों में वह उसके नीचे पहुंच जाएगा। उसकी उंगलियों के सिरे हल्के से चमक उठे, और लिन मोयू की पहली प्रतिक्रिया जांच के लिए एक पहचान तकनीक का उपयोग करना थी। यह पेशेवर मनुष्यों की सामान्य प्रतिक्रिया थी। पहचान मंत्र रंगीन बादलों के भीतर प्रतिकृति के भंवर पर धीरे से पड़ा। बादल हवा के साथ उड़ गए और लिन मोयू के सामने पूरी तरह से बिखर गए, प्रतिकृति के भंवर के साथ गायब हो गए। एक विशाल घेरा तेजी से बन गया, जिसने लिन मोयू को घेर लिया। एक जंक्शन, अगाध राक्षस। उसका छठा सेंस बिल्कुल सही था, कुछ तो गड़बड़ थी। जमीन पर एक षटकोणीय क्रिस्टल रखा हुआ था, जो हल्की रोशनी दे रहा था। डेमन ड्रैगन हॉल की प्रतिकृति से आ रही सारी गंध इसी षटकोणीय क्रिस्टल से आ रही थी। डिटेक्शन स्पेल क्रिस्टल पर लगा। ड्रैगन क्रिस्टल प्रयुक्त उपयोग के बाद किसी प्रतिभा के जागृत होने की संभावना है। पता चला कि यह ड्रैगन क्रिस्टल था, लेकिन इसका इस्तेमाल हो चुका था और यह बेकार हो गया था। किसी ने एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके इसकी शक्ति छीन ली थी और उसे लुभाने के लिए इसे अंदर खींच लिया था। हा 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 हा, जोरदार ठहाका गूंज उठा। लिन मोयू की भौहें थोड़ी तन गईं, फिर ढीली पड़ गईं। आवाज जानी पहचानी थी, किसी पुराने परिचित की। ज्वलित दानव राजा, तो तुम हो। लिन मोयू बाहरी तौर पर शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर सतर्क हो चुकी थी। हवा में धधकती लपटों से जलती एक विशाल आंख प्रकट हुई। ये केवल एक परछाई थी, न कि असली शरीर या कोई प्रतिरूप। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के ऊपरी भाग के नियमों के अनुसार, चाहे वह ज्वलित दानव राजा हो या प्रेत दानव राजा, परछाई लाना वर्जित था। अन्यथा, यदि वे स्वयं आ जाते, तो लिन मोयू उन्हें रोक नहीं पाती। लिन मोयू इस नियम को समझता था, इसलिए जब उसने ज्वाला दानव राजा का प्रक्षेपण देखा, तो वह डरा या चिंतित नहीं हुआ। सीमा में ज्वाला दानव राजा की आवाज गूंजी, लिन मोयू, इस बार तो तुम मर चुके हो। लिन मोयू ने ज्वाला दानव राजा के आत्मविश्वास से भरे स्वर पर ध्यान दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। आसपास कोई दानव नहीं था, कोई सरदार नहीं। सीमा के अलावा सब कुछ खाली था। लिन मोयू को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कहीं यह उसे फंसाने का जाल तो नहीं है। ज्वाला दानव ने आगे कहा, अपने अंतिम क्षणों का आनंद लो। तुम्हारा पूरी तरह से नाश हो जाएगा और तुम मर जाओगे। राजा तुम्हें एक मूर्ख, एक बेवकूफ, मरा हुआ और टुकड़े टुकड़े होते हुए देखेगा। ये कैसी मानवीय प्रतिभा है। इस राजा के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। उसके दिल की धड़कन तेज होते ही मरे हुए सैनिकों की सेना प्रकट हुई और उसकी रक्षा करने लगी। गंभीर आंखों से वह जानना चाहता था कि ज्वाला दानव राजा क्या योजना बना रहा है। बिना किसी दानव को भेजे उसे क्यों फंसाया जा रहा है। उसे मारने का आत्मविश्वास कहां से आया। वातावरण रहस्यमय था। सीमा पर घना कोहरा छाया हुआ था, इतना हल्का कि बिना बारीकी से देखे उसे पहचानना मुश्किल था। जब तक लिन मोयू को इसका एहसास हुआ, तब तक कोहरे की एक परत ने पूरी सीमा को ढक लिया था। ज्वाला दानव राजा की आंखें भी कोहरे में छिपी हुई थीं, धुंधली और अस्पष्ट हो गई थीं। संपर्क सेवा की शर्तें।